ऊंचाइयों पे कोई ले जाने वाला प्लैनेट है तो वो है सूर्य। मेरा सोल पर्पस क्या है? क्या सिर्फ आप इसलिए आए हो, जीवन में आए, पैसे कमाए, शादी करी और चले गए? रोटी पकाई और घर में बैठ गए। दोबारा जन्म लेना पड़ेगा इस मृत्यु लोक में। तो स्वागत है तरुण शर्मा शो में फिर से आपका। और आज का जो एपिसोड है ना वो इतना स्पेशल होने वाला है क्योंकि आपको आज हम लोग आपकी लाइफ बनाने वाले हैं इस एपिसोड में। रीज़न भी आपको हमेशा लाइफ में लगता होगा यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, इसी मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं। और आज डबल धमाका होने वाला है क्योंकि आज मेरे साथ हैं मिस्टर अभय खन्ना जी, जो हैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट। और इनका तो मैं क्या ही परिचय दूँ, इनको परिचय की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर त्रिशला चतुर्वेदी जी। तो आज करते हैं बात उस प्लैनेट के ऊपर जो आपको कर देगा माला माल, मज़ेदार। तो चलिए मैम शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण तरुण भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी। तो अभय जी आपसे मैं पहले पूछना चाहूँगा कि सूर्य जो प्लैनेट है उसका क्या महत्व है? तरुण भाई, जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? अप टिल एस्ट्रोनॉमी तो ये है साइंस, उसके बाद ये होती है एक आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन। तो जब आपने बोला सूर्य ग्रह, एक ये ऐसा ग्रह है, या इसको आप ल्यूमिनरी भी बोल सकते हैं, जिसको हम सबने देख रखा है। आपने, मैंने, इस जीव, ऐसा कोई इंसान या कोई परिंदा नहीं जो इस धरती पे सूर्य को जो ना देखता हो। प्रत्यक्ष देखता है सामने एकदम। तो सूर्य का महत्व क्या है? जो भी कोई उत्पत्ति होती है वो सूर्य की वजह से होती है। वनस्पति से लेके, यानी कि आपके प्लांट्स एंड ट्रीज से लेके इंसान तक सब सूर्य। मान लेते हैं कि अगर सूर्य ग्रह कुछ देर के लिए गायब हो जाए, आप जानते हो साइंटिफिकली हमारी अर्थ फ्रीज हो जाएगी जी, जम जाएगी, सब कुछ, हर चीज रुक जाएगी वहीं के वहीं। तो मानो सूर्य का महत्व कितना है। और यही सूर्य आपकी कुंडली में क्या करेगा? अगर खराब है या पीड़ित है तो आपके एक्शंस को फ्रीज कर देगा। अच्छा, यानी कि सूर्य चमकता ग्रह जिसको इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। कभी आप बोलते हो ऐसे कि भाई अरे मैंने आज सूर्य ग्रह देखा, इसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही अगर ये पीड़ित हो गया आपकी कुंडली में तो क्या रहेगा? आपके सारे एक्शन फ्रीज, नेम, फेम सब खत्म। तो इसको फिर फ्रीज होने से रोका कैसे जाए? उसके भी बहुत सारे उपाय होते हैं, उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपको प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, जो आपके सामने हैं, जिनकी वजह से आपका जीवन चल रहा है। लोग प्लानिंग्स बहुत करते हैं तरुण, बहुत प्लानिंग्स करते हैं लाइफ के अंदर, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। सोच में तो वो जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन आपकी असल ज़िंदगी में आपकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला अगर कोई प्लैनेट है, क्योंकि वो खुद कहाँ विराजमान है? ऊंचाई पर, तो वो आपको कहाँ लेकर जाएगा? ऊंचाइयों पे कोई ले जाने वाला प्लैनेट है तो वो है सूर्य। यश, मान, कीर्ति, ये सारी चीजें आपको किसकी वजह से मिलती हैं? सूर्य की वजह से। तो मैम ऐसा भी कुछ होता है सर कि सूर्य अगर किसी एक स्पेसिफिक आपके हाउस में है तो उसका कुछ असर होगा या? हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है तरुण भाई। देखो, सूर्य की महत्व है। सूर्य का महत्व सिर्फ हमने एक पर्टिकुलर हाउस में देखा और रटी रटाई किताबों के अंदर से प्रिडिक्शन कर दी कि भाई ऐसा ही होगा। सबसे पहले उस ग्रह के महत्व को समझो। कौन सी कंट्री है, शायद डेनमार्क, जहां पर सूर्य मेरे ख्याल से 4-5 महीने आते ही नहीं है। 90% केसेस, आप इसको गूगल करके देख लीजिएगा, सुसाइड के केसेस वहीं पर ही हैं। सूर्य है क्या? इसमें 6 महीने को सन नहीं। डेनमार्क साइड में भी कुछ ऐसा है, मेरे ख्याल से 6 महीने, 3 महीने कुछ सूर्य पोलर नहीं साइड आता। 3 बजे के बाद सूर्य नहीं होता। सूर्य की आपकी इम्यूनिटी है, आपकी सोल है। आप आजकल देखते हो कि आपके पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे कि हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। अब ना लोग बदल गए। लोग क्यों बदल रहे हैं? चेतना क्यों बदल रही है? क्योंकि सूर्य का सरफेस में चेंजेस आ रहे हैं। और सूर्य के सरफेस में चेंज होने की वजह से आपकी सोल, सूर्य क्या है? आत्मा, आपकी सोल, आपकी चेतना में परिवर्तन आ रही है। तो सूर्य का महत्व देखो कितना डीप है। आपका सोल पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? ये कौन बताएगा? सूर्य। लोग मेरे पास आके बहुत बार पूछते हैं जी मेरे पेंडिंग कर्मा कौन है? वो शनि बताते हैं। लेकिन सोल, मेरा सोल पर्पस क्या है? क्या सिर्फ आप इसलिए आए हो, जीवन में आए, पैसे कमाए, शादी करी और चले गए? रोटी पकाई और घर में बैठ गए। दोबारा जन्म लेना पड़ेगा इस मृत्यु लोक में। बार बार ये सर्कल से खत्म नहीं होंगे। सोल पर्पस जानने की जरूरत है। तो
मैम और आप एक चीज देखिए, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सूर्य देव अपनी ही हिसाब से चलते हैं, उन्हें कोई मोड़ नहीं सकता। तो जिसकी कुंडली के अंदर सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, जिसके पास सूर्य की कृपा होती है, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? अपनी चीजों के लिए बहुत कर्मबद्ध होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत पंक्चुअल होता है, कमिटेड होता है। सूर्य की आभा अलग से दिखती है, चमक अलग से दिखती है। सूर्य को किसी, आप कहते हैं ना सूर्य के सामने दिया कौन दिखाएगा, सच में सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जिसको दिए की या किसी रोशनी की जरूरत नहीं है। उसकी ऊर्जा से तो हमारा सारा सिस्टम चल रहा है। हमारे आजकल बहुत प्रचलन में आ गया है सोलर, जिनसे लाइट्स चल रही हैं, है ना, लाइट्स चल रही हैं, गैस तक चल रही है, हम खाना भी उसी के बदौलत खा रहे हैं। ठीक, तो सूर्य क्या है? सूर्य हमें जीवन देने वाला है, यानी कि पिता तुल्य है। एक पिता ही तो होता है जो जन्म देता है, जीवन देता है हमें। तो सूर्य क्या है? पिता है। अब आप सूर्य के बारे में अगर ये कहेंगे कि उनको हम कैसे डिफाइन करें, कैसे हम बताएं कि सूर्य आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव दे सकते हैं, तो इसके लिए तो एस्ट्रोलॉजी, मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर सूर्य को लेकर इतनी विविध चीजें बताई गई हैं, इतनी अंदर तक, डेप्थ तक चीजें बताई गई हैं कि जिसको तो आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, तो जितनी यहाँ से सूर्य की दूरी है ना, उतना आपको सूर्य के बारे में जानकारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्राप्त हो जाएगी। क्यों अब है? बिल्कुल। देखिए, एक अच्छा ज्योतिष बनने के लिए भी, ज्योतिष जिसका नाम में क्या है, ज्योति यानी कि प्रकाश प्रदान करना, उसके लिए भी आपको सूर्य आपकी कुंडली में स्ट्रांग होना अनिवार्य है। जैसा उन्होंने बोला, सूर्य की तो मैंने कुंडली में तो जरूर सूर्य फिर काफी स्ट्रांग, डेफिनेटली यस, नहीं तो वो लाइट कैसे प्रदान कर रही है, उनके ऑरा के अंदर पॉजिटिविटी कैसे है? सूर्य की वजह से। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बन सकते, अच्छे ज्योतिष भी नहीं बन सकते, अच्छे काउंसलर भी नहीं बन सकते हो। लाइट कैसे दोगे? तो ये किस किस प्रोफेशन के लोगों को वैसे ज्यादा बेनिफिट देता है, अगर मैं वैसे पूछा जाए तो? हर किसी प्रोफेशन के लिए, जीवन के लिए। जब मैंने आपको ये बोल दिया कि सारा का सारा सोलर सिस्टम सूर्य के आसपास घूमता है, मान लीजिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने आपको बोला जी कि आपको तो पर्टिकुलर ये इलनेस है, ये बीमारी आने की संभावना नजर आती है, तो वो भी किसके अधीन है? सूर्य के अधीन है। अगर आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई तो वो इलनेस आपको कभी हावी नहीं होगी। शनि के ऊपर ज्यादा बात करी जाती है, सूर्य को आई थिंक इतना ज्यादा तवज्जो सोशल मीडिया में इतना ज्यादा नहीं दिया जाता। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, डर का व्यापार चलता है। हाँ, ज्योतिष जो है ना वो डर का व्यापार हो गया है। तो शनि एक ऐसे ग्रह बना दिए गए हैं जिससे लोगों को डराया बहुत जाता है। शनि आ गए तो ये कर देंगे, शनि आ गए तो वो कर देंगे, जबकि बेसिक अगर आप जानने की कोशिश करो एस्ट्रोलॉजी को, इसीलिए मैं और अभय सबको कहते हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी सबको सीखनी चाहिए, बिल्कुल सीखनी चाहिए। आपको एटलीस्ट ये पता लगे कि आपके प्लैनेट्स आपकी जिंदगी में क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। अभी जब हम बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे तरुण, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य के 7 घोड़े होते हैं और 7 प्रकाशित उनकी ऊर्जाएं हैं। अच्छा, जो अलग अलग कलर की हैं। ये आपके लाइफ के अंदर चीजों को टर्न करने का काम करती हैं। अच्छा, बहुत जबरदस्त तरीके से। लाल रंग अपनी चीजों को देता है, नारंगी अपना, हरा अपना। जैसे आप अभय से पूछ रहे हैं कि कौन से प्लैनेट कहाँ पर बैठ जाते हैं तो वो हमें क्या फल देते हैं, उसी प्रकार पहले आपको ये पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन जो वो बार बार सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप पहले समझिए तो सही वो है क्या। आप किसको जानने की कोशिश कर रहे हो, वो पहले में क्या करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, तीसरे में क्या करेंगे, वो तो बाद की बात है। पहले आप उस ग्रह के बारे में जानिए तो सही। तरुण भाई, इन सिंगल लाइन जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया पे आप ही ने एक ऐसी बात कर दी टेक्निकल जो शायद आप ही को नहीं पता। आपने बोला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सूर्य के बारे में इतनी बात नहीं की जा सकती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है किस चीज का, किस ग्रह से डोमिनेटेड जाती है? राहु से डोमिनेटेड है। हाँ। और अकेला राहु ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु केतु ही सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। अच्छा। और उसी में प्रबल राहु हैं जो सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। अच्छा। यानी कि जब ग्रहण लगता है तो हम क्या कहते हैं कि सूर्य अपनी चमक खो गए। तो इसलिए सोशल मीडिया पे वो चीज नहीं आती है। आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो एंड तक इस वीडियो के अंदर आपको जरूर ऐसी चीजें मिलेंगी
जिससे आप 100% सक्सेसफुल होकर ही अपनी फील्ड में निकलेंगे, सिर्फ सूर्य की वजह से। अकेले सूर्य आपकी लाइफ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, यही हमारा पर्पस है इस बार। एक व्यक्ति, उसका केवल ये होता है, अपना लाइफ का रूटीन ये होता है कि मुझे अपने ऑफिस जाना है, शाम को वापस आ जाना है, और मेरी एक डेली लाइफ है, ठीक है, जिसके अंदर मैं 10 से 5 या 9 से 8, जो भी वॉट एवर आपका टाइमिंग है, आप उसके अंदर वर्किंग करेंगे। उसके बाद आप फैमिली देखेंगे, फ्रेंड्स देखेंगे, अपनी लाइफ जिएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस डेली रूटीन लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते, और उनको ऐसा लगता है ये तो जो है सो है, मुझे इससे बड़ा कुछ करना है, आगे निकलना है, मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत है चीजों को करने का, मैं कर सकता हूं। ये जागृति कौन सा ग्रह देता है? सूर्य। बिल्कुल। और यही हेल्प करता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे आजकल के बच्चे ऐसे हैं जो सोच तो बहुत बड़ी रखते हैं, उनको आगे तो बहुत बढ़ना है, लेकिन वो सबसे पहली चीज क्या करते हैं? सूर्य का आदर ही नहीं करते। और सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह है जिनका आप आदर नहीं करेंगे तो वो आपको कुछ भी नहीं देंगे। वो रिस्पेक्ट चाहते हैं। जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छा होगा ना, वो व्यक्ति हमेशा बात अपने रिस्पेक्ट की करेगा। इज्जत उनको फुल चाहिए। तो जैसे इन्होंने बोला, सूर्य क्या है? सूर्य लाइमलाइट है। सूर्य क्या है? सूर्य आपकी आत्मा है। तो आपकी कुंडली में सूर्य जहां बैठे हैं वहां आपकी सोल बैठी है, और जहां सूर्य बैठे हैं वहां आपको लाइमलाइट चाहिए चाहिए। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, मेरे को पहले मुझे एक सवाल एज अ कॉमन मैन, क्योंकि मैं खुद एस्ट्रोलॉजी मुझे नहीं आती है, तो मुझे पूछना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैम, एक चीज़ यह होती है कि लोग सुबह ना सूर्य को जल दे रहे होते हैं, और सब लोगों को बोला जाता है कि भाई सूर्य को जल दो, सूर्य को जल दो। एक तो कुछ लोग तो 12 बजे जल दे रहे होते हैं। उसका कुछ ऐसा है कि उसका कुछ एक विधि प्रॉपर, या क्या टाइम होना चाहिए, कैसे दिया जाना चाहिए, और सबको देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए सूर्य को जल, उसका भी कुछ मुझे बताओ। सूर्य को जल कब देना चाहिए? जब सूर्य की किरणें ललायमित हों, यानी कि लाल हों, ओके, लाली युक्त हों, तब आपको सूर्य को जल देना चाहिए। और ये टाइमिंग कब होता है? सुबह, प्रातः। तब उस समय अगर आप जल देते हैं तो वो आपको लाइफ के अंदर बहुत कुछ पॉजिटिव प्रदान करते हैं। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे सूर्य को अगर आप जल देते हैं तो फिर वही बात है, आप उनका अनादर करते हैं। एक चीज, सूर्य को जल देने के कुछ नियम होते हैं। अगर आप एक साक्षात देव की पूजा कर रहे हैं ना, जब हम ये कहते हैं कि भाई हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं या हम कहीं और जा रहे हैं तो हम नॉनवेज नहीं खाएंगे या हम ड्रिंक नहीं करेंगे, तो सूर्य को पूजने वाले को सबसे पहले इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। जो नॉनवेज खाता है या जो ड्रिंक करता है, सूर्य उनके साथ काम ही नहीं करते। और ये 1 दिन 2 दिन नहीं, जैसे लोग मुझे कहते हैं हम इस दिन नहीं खाते, हम इस दिन खाते हैं। नहीं 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 भाई, आपको सूर्य को अगर प्रसन्न करना है, पूजना है, उन्हें जल चढ़ाना है, तो आपको इस चीज का त्याग करना पड़ेगा। इट्स नेसेसरी। ये नहीं है कि इसके अंदर मैं आपको कोई रियायत दे दूंगी कि नहीं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप संडे को जल चढ़ाइए और आप जो है सैटरडे संडे मत खाइए पिए, बाकी आप कर लीजिए। ऐसा नहीं होता। वो देव हैं, उनको सब पता होता है, आपकी आत्मा में वास है उनका। अब इस जो आपने बोला है ना कि छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए एक सवाल 100% आएगा कि जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, आई एम श्योर कि उनका सूर्य बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो तो मतलब पूरा लाइमलाइट में ही रहते हैं। और उसमें से बहुत से एक्टर्स हैं जो नॉनवेज भी खाते हैं, जो अल्कोहल भी पीते हैं, तो उनके ऊपर क्यों असर उसका नहीं पड़ रहा जवाब है? ऑलरेडी तरुण आपको अभय ने दिया। अभय ने आपको बताया कि जो आपका सूर्य होता है ये आपके संचित पुण्य हैं, जो आप कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो और जो आप आगे लेकर जाओगे। अगर वो आपको दुष्प्रभाव नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या कि आप पिछले जन्म के अपने पुण्यों को अभी कैश कर रहे हो। ये आपका फिक्स डिपॉजिट है जिसको आप अभी कैश कर रहे हो। लेकिन अब अगर आपने गलतियां करी तो आगे कैश कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। राइट? सूर्य को जब हम जल चढ़ाते हैं, सबसे ज्यादा गलतियां लोग पता है क्या करते हैं? लोगों को पता ही नहीं है सूर्य को जल चढ़ाने का असली तरीका क्या होता है। सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आपका शरीर नाभि तक पानी में होना चाहिए। अच्छा, तब आप सूर्य को जल चढ़ाइए। ऋषि मुनि चढ़ाते थे, वही असली तो वही है, लेकिन लोग उस चीज को नहीं समझ पाते। पर ठीक है, अब पॉसिबल भी नहीं है, हमारे यहाँ नदी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे रोजाना ये करने। तो आपको एक पात्र ऐसा रखना चाहिए जिसके अंदर आप अपने चढ़े हुए जल को उसके अंदर समर्पित कर सके। जमीन पे ना गिरे। जमीन पे, आपके पैरों पे, आपके शरीर पे नहीं आना चाहिए।
ठीक है। सूर्य को जल कभी भी खाली नहीं चढ़ता। लोग क्या करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाने गए, जल केवल जल चढ़ा दिया, नहीं नहीं नहीं, किसी भी देवता को मैं सिर्फ आपको नहला दूं, अच्छा, मैं केवल आपको नहला दूं, उसके बाद मैं आपसे ये भी ना पूछूं कि आप कुछ खाओगे, कुछ पियोगे, कुछ करोगे, उसके नियमित आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, सूर्य किसको सबसे ज्यादा जीवन देता है, प्रकृति को। उसकी किरणों से सबसे ज्यादा फलती फूलती क्या है, प्रकृति। तो आप एक ऐसा पौधा रखिए जिसके अंदर आप जल दीजिए ताकि उसको जीवन मिले उससे, तो आपका सूर्य आपको डबल आशीर्वाद देगा और डबल प्रॉफिट होगा। ठीक है। कोई ऐसा प्लांट वो है कि यही प्लांट रखो तो और ज्यादा कांटेदार वृक्ष नहीं होने चाहिए। अच्छा, हाँ, मनी प्लांट टाइप कुछ रखें तो चलेगा। हाँ चलेगा। तरुण भाई, जैसे आपने बोला ना, उन्होंने जैसे आपको आंसर दिया कि आपके सूर्य जो है वो पुण्य है। आपने बोला कि इतने सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, आई एम श्योर वो ये रूटीन फॉलो नहीं करते, बट उनको लाइमलाइट हो। बिना सूर्य क्या है, सूर्य लाइमलाइट तो है लेकिन सात्विकता के साथ। और अगर आपको उसके अंदर जो आपने बात बोली वैसी वाली लाइमलाइट चाहिए तो उसमें राहु का मिलना जरूरी है, बिना उसके वो लाइमलाइट नहीं मिलती है। अच्छा, ये भी कॉम्बिनेशन है। बिना उसके नहीं मिलेगी। और अगर आपके पास एक कॉम्बिनेशन है और आप सात्विक अप्रोच अपना रहे हो तो आप उस केस में, जैसा उन्होंने बोला, कि फिर आप ये नहीं कर सकते हो कि सुबह आप सारा सूर्य को जल दे रहे हैं, उनकी पूरी उस देव को पूज रहे हैं और रात को आप नॉनवेज खा रहे हैं और आप ऐसे काम कर रहे हैं, फिर नहीं कर सकते। या तो आप करें मत, क्योंकि सूर्य राहु है आपके पास, आप राहु को बलवान कर लीजिए, एंजॉय द लाइमलाइट फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। देखो, मैं पर्टिकुलरली बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो भी हमारे राहु कल्चर है ये सबसे ज्यादा ड्रग के एडिक्टेड है। इनकी पर्सनल लाइफ क्या है साहब, ये आप बेहतर जितना इनके करीब जाओगे तो जानोगे। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि ये वाली जो लाइफ है ना, ये सूर्य राहु है, सिर्फ सूर्य नहीं है, सिर्फ सूर्य की बाहर से जो लाइमलाइट दिख है, रहा है वो सब कुछ सच नहीं है। बिल्कुल। सिर्फ सूर्य की लाइमलाइट क्या है, सिर्फ सूर्य क्या है। तो मान लीजिए अगर आपकी कुंडली के लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस में सूर्य है, तो सबसे पहली पहचान ऐसा जातक मीडियम हाइट का होता है। अच्छा, थोड़ा सा ब्रॉड फोरहेड होता है और इसके अंदर एक अलग सा करेज होगा, एक अलग सा तेज होगा, ये अपनी पहचान खुद बना लेगा। और सूर्य क्योंकि तप के ग्रह हैं, हीट, तो एक ना एक ड्रॉबैक ये उस घर के रिलेटेड जरूर देंगे। अच्छा, यानी कि एक लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको झट से गुस्सा आ जाता है और थोड़े से डोमिनेटिंग हो तो समझ लेना सूर्य लग्न में है। अच्छा। तो फर्स्ट जो हाउस होता है वो लग्न होता है। लग्न, फर्स्ट हाउस, इसमें सूर्य आने से थोड़ा सा एग्रेशन, इंपल्सिवनेस बढ़ता है। और ऐसा जातक अपनी पहचान, जैसे मैंने आपको बताया, ये लाइमलाइट बना लेगा खुद ही। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रुप में ये इग्नोर रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसे व्यक्ति को अपने हाथों से गरीब लोगों को मीठा जरूर खिलाना चाहिए। अच्छा, जिनका फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा है। बिल्कुल। उसका रीजन मैंने आपको दे दिया, क्योंकि सूर्य जिस भाव में बैठते हैं, क्योंकि इतनी हीट है, इतनी ज्यादा हीट है, तो उस भाव के कुछ चीजों को ये थोड़ा सा एक नेगेटिव तो नहीं बोलूंगा, बट उसका एक जला हुआ प्रभाव देंगे। उससे बचना भी तो है। हम सब क्या चाहते हैं कि सूर्य की रोशनी मिले, जैसा उन्होंने बोला कि सुबह के समय जल चला। क्यों 12 बजे का सूर्य, तो आपकी साइंटिफिक, आपने बोला ना कोई साइंटिफिक रीजन, इंफ्रारेड रेज होती है। हाँ, ठीक है, तो इसलिए उस समय में आपको नहीं लेना है, तो उस प्रभाव को कम भी तो करना है। तो अर्ली मॉर्निंग ही अच्छा है, क्योंकि इवनिंग में भी थोड़ी वो होती है। तरुण साहब, ये तो एक कहावत है, हमेशा उगते सूर्य को नमन होता है, ढलते सूर्य को कहाँ होता है। उगते सूर्य को नमन होता है, सब शाइन करना चाहते हैं, ढलना कौन चाहता है। पर कुछ विशेष ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन ये चीजें तब होती हैं जब आप पर्टिकुलर कोई क्रिया या कोई पूजा ऐसी करते हैं, तब आप ये काम करते हैं कि आप शाम के सूर्य को भी आप अर्पण करते हैं, जल तर्पण करते हैं उस वक्त हम खड़े होके। तो लेकिन ये वाकई में होता है ऐसा। हाँ, ये क्योंकि हम लेमैन के लिए बोल रहे हैं। हाँ। आज हमने बोल दिया, आपने बोला हाँ दे सकते हैं, शाम का भी दे दो, तो किसी अभी चालू हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन नहीं है तो उसको उसका नेगेटिव रिजल्ट मिल जाएगा। तो स्पेसिफिकेशंस है, जैसा उन्होंने बोला, ये पर्टिकुलर कुछ ही ऐसे मंत्र होते हैं जिसके बाद ये क्रिया की जाती है। अच्छा। और क्रिया जब करी जाती है तो उसके अंदर आप किसी गुरु के सानिध्य में ही इस कार्य को कर सकते हो कि आपका कॉम्बिनेशन उसके लिए अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, तो मुझे आप लोग एक चीज़ और बताइए। मैंने कहीं सुना था कि भाई आपके अगर किसी हाउस में सन है तो उस हाउस में और भी अगर प्लैनेट्स हैं तो सन उनको बहुत वीक कर देता है। बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव प्लैनेट माना जाता है सन को, तो वो और जो ग्रह हैं उनको दबा देता है। उसमें क्या किया जाए,
क्योंकि वो प्लेनेट बेचारे दब गए तो उनका असर कम हो गया। अब उनसे कैसे बचा जाए, उसकी भी कोई रेमेडी भी बता दो और उसका रीजन भी आप मुझे बता दो। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तरन भाई, सूर्य ना क्या है, एग्रेशन नहीं, सूर्य की रोशनी इतनी तेज है मान लीजिए कि मैंने एक 500 वॉट की हेलोजन लाइट लगा दी और उसके साथ 10 वॉट की एलईडी लगा दी, तो वो एलईडी कहाँ नजर आएगी? सारी की सारी लाइट वहीं आएगी। तो जब कोई भी ग्रह सूर्य के ज्यादा करीब पहुंचता है तो उसको बोलते हैं अस्त हो गया, यानी कि कंबस्ट हो गया। तो सूर्य उसको वीक नहीं करते हैं साहब, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तभी तो कहता हूँ सीखो सीखो और सीखो। उसकी रोशनी में छुप जाते हैं वो बोल थक गए आप लोग, समझते हैं तो सीखो सीखो सीखो। उसका रीजन क्या है कि सूर्य आपके पीछे, सूर्य है आज, योगी जी आपके पीछे, मोदी जी आपके पीछे, तो आप कैसे ट्रीट करोगे दुनिया को? यार परवाही नहीं करो, है मेरे पीछे योगी जी। तो सूर्य इज अ किंग। सूर्य जिस ग्रह के साथ बैठते हैं और उस ग्रह को अस्त कर देते हैं तो उसकी क्वालिटीज और उसके प्रिंसिपल्स को ओवरकम कर जाते हैं। अच्छा। उदाहरण दूं, जैसे कि मान लीजिए सूर्य बुध, ये आपको बहुत सारी कुंडली में मिलेगा। अच्छा। लेकिन अगर सूर्य बुध को अस्त कर रहे हैं, कंबस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा जातक, क्योंकि सूर्य किंग है तो उसको लगता है कि मेरे को ना बुध के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करना। तो ऐसा जातक लिखत पढ़त कागजों, अरे साइन कर दे यार देखी जाएगी, अरे कोई बात नहीं यार देख लूंगा, वो कॉन्फिडेंस बाईपास कर जाता है रूल्स। बुध के रूल्स क्या कहते हैं? पढ़ो, हर चीज को अच्छे से देख के सिग्नेचर करो, ये गलती मत करो। लेकिन क्योंकि सूर्य आ गए मेरे पीछे तो बैक है, सूर्य मंगल के साथ आ गए, मान लीजिए सूर्य मंगल तो बहुत अच्छी युति मानी जाती है, राजा और सेनापति मिल गए। लेकिन अगर मंगल अस्त हो गए, जो आपने बात बोली, तो ऐसे केस के अंदर जातक क्या करेगा? मंगल क्या है? लैंड, जमीन। बंदा करेगा यार लैंड ले लो, कोई बात नहीं, अनऑथराइज कॉलोनी है ले लो। मेरे पास एक कुंडली आई थी, सिंह लगन की सिंह लगन की कुंडली थी, मंगल अस्त हो रहे थे, तो मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक ही बात बोली, आपकी जो प्रॉपर्टी का क्वेश्चन ना उसको लास्ट में सॉल्व करूंगा। बोले मेरा तो क्वेश्चन ही वही है क्योंकि उनका मंगल अस्त था, उनकी सारी प्रॉपर्टीज अनऑथराइज जगह में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखी थी। अच्छा। रूल्स नहीं फॉलो करने, उनको लगता है सूर्य मेरे पीछे, तो सूर्य वो फॉलो नहीं करने देते। अच्छा। पावर खत्म नहीं होती है, नेगेटिव नहीं करते, वो तो नेगेटिव ग्रह होने चाहिए। युति में कौन है? शनि है, राहु है, तब परेशानी है। ऐसे में सूर्य क्या करते हैं? कहीं ना कहीं से एक बार के लिए उस ग्रह की क्वालिटीज को ओवर पावर करके आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर देते हैं रिलेटेड टू दैट प्लैनेट। अच्छा, तो मतलब ऐसे अगर जैसे कि अभय ने बताया, सूर्य बुध जब साथ में होंगे और अगर बुध आपके वहां पर सूर्य से दब रहे होंगे तो ऐसी कंडीशन में कुलदोष भी उत्पन्न होता है। अच्छा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके कुल के अंदर एक व्यक्ति बहुत हाइट पे चला गया, बहुत नाम कमा गया, बहुत शोहरत, बहुत पैसा कमा गया, तो बाकी लोगों को अपनी लाइफ को राइज करने के लिए बहुत स्ट्रगल लगाना पड़ेगा। क्योंकि लोग फिर उससे कंपेयर करने जाते हैं, लोग दब जाते हैं। नहीं, कंपेयर नहीं करने लग जाते, ये ऑटोमेटिकली ही आगे ट्रांसफर हुआ एक तरीके से कह लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी बंटने वाली चीज हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो मैम ऐसा कुछ ग्रह है? सूर्य चंद्रमा जब साथ में हो जाते हैं तो लोग जो मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि हम रोजाना सूर्य को जल देते हैं, हमारी लाइफ में तो कोई अलग सा कुछ हो नहीं रहा, हमें तो उसका कोई प्रभाव मिल नहीं रहा। आप ये भी तो देखिए कि आपका सूर्य किस प्लैनेट के साथ बैठा है और आप उसके नियमित भी वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा। तो आप अकेले सूर्य को मत पूजिए, आपको साथ वाले को भी देखना पड़ेगा। अब सूर्य चंद्रमा जब किसी की कुंडली में बैठे यानी कि उसका अमावस का जन्म है। अच्छा। तो आप अगर सिर्फ सूर्य को जल दे रहे हैं तो आपको कभी बेनिफिट नहीं होने वाला। आपको पूर्णिमा पर चंद्रमा को भी अर्घ देना पड़ेगा। तो चंद्रमा को भी जल दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है साहब। मुझे तो सिर्फ उसी दिन पता था। क्यों, वो देव नहीं है? करवा चौथ के दिन नहीं, करवा चौथ के दिन नहीं। जैसे अभी आपने बोला ना कि साथ वाला ग्रह नाराज हो जाएगा, यही बात तो मैंने 2 मिनट पहले बोली, जो उन्होंने बताई कि सूर्य के साथ बैठे वाले ग्रह को क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि आप उसके रूल्स को बाईपास कर रहे हो। आप सिर्फ सूर्य को मजबूत कर रहे हो। अरे उस साथ वाले को भी तो आपको देखना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। और जैसा उन्होंने बोला कुल दोष, इसका एक आपको जीता जाता एग्जाम्पल देता हूं और ये एकदम एक्चुअल बात है। फादर लॉयर, सीनियर लॉयर, 2 बेटियां, जो छोटी वाली बेटी वो पहले जज बन गई जी। अच्छा। वो पहले जज बन गई, और जो बड़ी वाली बेटी है, बिल्कुल एकदम 100% करेक्ट बात है ये जो उन्होंने बोली, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन क्योंकि कुछ मेडिकल रीजन की वजह से वो 2 साल पेपर नहीं दे पाई थी। अच्छा। वो आज तक ना वकील ढंग से बन पा रही, क्योंकि उसका मन नहीं करता कि मुझे भी उसको जज बनना है, और वो एसडीएम बन नहीं पा रही है। वो छोटी बेटी का सूर्य स्ट्रांग था, क्योंकि एक कुल दोष लग गया ना, स्ट्रांग नहीं,
ये हम गलत समझ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि एक का सूर्य स्ट्रांग है तो पूरी फैमिली। उन्होंने आपको बताया कि सूर्य बुध एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट में कुल दोष लगाते हैं, यानी कि एक मेंबर को सक्सेस मिल गई तो अब बाकियों को उतनी सक्सेस नहीं मिलने वाली। तो इसकी कुछ रेमेडी है मैम कि ना हो? रेमेडीज हैं, बहुत सारे मंत्र होते हैं, बहुत सारी पूजाएं होती हैं जिससे ये चीज बैलेंस की जा सकती है। एनर्जी है ना, उसको आप बैलेंस कर सकते हो, बिल्कुल होता है। जैसे कि एक और उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। छठे घर के अंदर अगर सूर्य मंगल एक साथ में बैठे हैं, अच्छा, तो ऐसा व्यक्ति या तो अपने घर का सबसे बड़ा बेटा होगा या सबसे छोटा होगा, और एक भाई ऊपर जाएगा तो दूसरा भाई नीचे जाएगा। अच्छा, मैं अपने भाई की कुंडली चेक कराता हूँ। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, उसके अंदर भी बहुत सारे नियम लगते हैं, नक्षत्र देखे जाते हैं, डिग्रियां देखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ये थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मोटा एग्जाम्पल, गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो ये सेव हो जाएगा। ये सेव हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉम्बिनेशन में आके आपको इफेक्ट तो देती है। अब चाहे वो कैसा भी इफेक्ट दे दे, हो सकता है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा कर रहा हो लेकिन पर्सनल लाइफ में इफेक्ट दे जाए, कि एक की शादी बहुत अच्छी चल रही है, दूसरे की शादी चल ही नहीं पा रही। एक की लव मैरिज हो गई तो दूसरे की लव मैरिज नहीं हो पा रही। और ये केवल भाई भाई में नहीं है, बहन बहन में भी है। अच्छा, बहन भाई में भी है। एक कहने का मतलब ये है, इसको आप किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी जेंडर से मत जोड़िएगा। ये कॉम्बिनेशन होते हैं आपके चार्ट्स के जो आपको इफेक्ट देते हैं। तो इनके बहुत सरल उपाय भी होते हैं। और आप उपाय जब करने जा रहे हैं, आप किसी पंडित के पास गए, उसने कहा छठे घर का सूर्य वैसे ही खराब है, भैया भैया तू तो सूर्य के उपाय करना चालू कर दे, ऐसे कर, जा और संडे के दिन ये दान कर दे, हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ चालू कर दे, तेरा काम हो जाएगा। मंगल कहाँ गए? उसको भी तो देखो जो साथ में है। मंगल कहाँ चले गए? उनको भी तो आपको साथ में अप करना पड़ेगा। तो इनके कॉम्बिनेशंस के उपाय हैं जो सूर्य को भी बल देंगे और मंगल को भी देंगे। ठीक है मैम, एक बात बताओ, कोई ऐसा ग्रह भी है जो सूर्य से भी, मतलब अगर एक ही साथ में एक ही हाउस में आ गए, जो सूर्य के भी ऊपर हैवी हो जाता है? ओनली वन, जो मैंने अभी आपको बोला, राहु केतु। राहु केतु, राहु ही ग्रहण लगाते हैं, मेन ग्रहण लगाते हैं वो राहु लगाते हैं, केतु लगाते हैं माइनर। अच्छा, राहु लगाते हैं मेजर ग्रहण। अच्छा, उसके अलावा सूर्य की तब पूरा हमारा सोलर सिस्टम सूर्य से चल रहा है, सूर्य से बड़े कोई नहीं। तो तभी मैंने आपको बोला था, पहले क्या एग्जांपल दिया, सूर्य लग्न में, अगर सूर्य आपके दूसरे भाव में है तो ऐसा जाता क्या होगा, उसकी आत्मा कहां चली गई, हाउस ऑफ फैमिली में। अच्छा, वो फैमिली के बारे में बहुत सोचेगा, बहुत डिटर्मिन्ड होगा टू अर्न मनी, पैसे कमाना, ऑनेस्ट होगा। आप आंखें बंद करके ऐसे जातक पे ट्रस्ट कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। लेकिन एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं कि सूर्य का तप ज्यादा है, तो इसमें वो एक एग्रेशन और एक नेगेटिव पॉइंट भी जरूर देंगे। अच्छा। और ऐसे जाता क्या होगा नेगेटिव पॉइंट, सूर्य की रोशनी कहां पड़ रही है सबसे ज्यादा, बिल्कुल ऑपोजिट। सूर्य ऊपर है, उसकी रोशनी बिल्कुल ऑपोजिट पड़ती है ना, अष्टम भाव। यानी कि ऐसा जातक जो है वो कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बहुत सोचता रहेगा, मैं पैसे कहां इन्वेस्ट करूं, क्या करूं, और एक ना एक बार अपनी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लॉस करेगा ही करेगा। अच्छा, तो इसको हम पहले कैलकुलेट करके उसको आगाह कर सकते हैं कि एक लॉस लिखा है, क्योंकि आपकी ओवर कैलकुलेशन रही। अब यहीं पे मैं आपको राहु के साथ कंबाइन करके दूसरे घर के सूर्य राहु का भी इम्पैक्ट बताती हूँ। दूसरे घर का जिसका सूर्य राहु साथ में अगर बैठ गया किसी की कुंडली में, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन फिर अप्लाई है, बहुत सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। D14 चार्ट भी देखेंगे, इसके अंदर हम D10 चार्ट भी देखेंगे। अगर एक मोटा मोटा आपको एक कैलकुलेशन बता रही हूँ, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को अपने दादा द्वारा, पूर्वज में अपने दादा या परदादा द्वारा कोई एक ऐसा कर्ज मिल जाता है, कोई एक ऐसा श्राप मिल जाता है, कोई ऐसी बद्दुआ मिल जाती है जिसकी वजह से उसकी लाइफ के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर दिक्कतें चालू होती ही होती हैं। अच्छा, तो उसके लिए क्या किया जाए मैम? इसका बेचारों को इलाज भी तो बता दो ना आप। देखो ये इलाज नहीं तरुण, ये इलाज होम्योपैथिक नहीं है। सो सॉरी, मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा वो करना चाहूंगी और लोगों को भी समझाना चाहूंगी कि आप लोग जो ये वीडियोस देख देख कर कि आपका सूर्य ऐसा है, आपका सूर्य ऐसा है, जो आप रेमेडीज करने चले जाते हो, हम तो इन जनरल रेमेडीज देते हैं आपको जो होम्योपैथिक है। आपको या तो उसका फायदा होगा, नहीं होगा तो आपको एटलीस्ट उससे नुकसान कुछ नहीं होगा, वो आपके पुण्य को बढ़ाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर ग्रहों की रेमेडीज की, तो उसके अंदर बहुत सूक्ष्म कैलकुलेशन के बिना हम आपको रेमेडीज नहीं दे सकते। अच्छा, हम स्टोन्स नहीं पहना सकते। अच्छा, तरुण भाई 90% लोग ये जो बोले ना अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आके, अगर उनको स्पाउस एंड पे कोई प्रॉब्लम आ रही है या बार बार
गर्लफ्रेंड्स चेंज हो रही है, कोई लड़की नहीं टिकती, तो वो शुक्र का उपाय करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अरे चेक तो करो, मरकुरी में प्रॉब्लम तो नहीं है, लड़की मिल ही नहीं रही है, शुक्र की रेमेडी कर रहे हो। पहले फ्रेंडशिप तो होती नहीं है, तुम्हें लड़की नहीं मिल रही, उसकी और करना चालू कर दिया बंदी 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 बंदी। तो वो आप एक बार के लिए उसके तह तक आपको पहुंचना है पहले। तो जिसकी कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र साथ में बैठे हैं, ऐसे लोग अगर अपने गुप्तांग जो है वो दही से या इन चीज़ों से धो लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उनके ऊपर रिवर्स इफेक्ट हो जाता है और उनको बहुत सारे ऐसे गुप्तांग के दोष या आप कह सकते हैं रोग लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, पर क्या करना चाहिए अब ये भी बता दो। बेटा क्या करना चाहिए वाली कंडीशन तभी आती है कि हम बाकी प्लैनेट्स को भी तो समझें। मैं इन जनरल रेमेडीज आपको दूंगी सूर्य की लास्ट में, लेकिन जो हम समझाने की दोनों कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ ये है कि एक किसी चीज को आधे अधूरे ज्ञान पर मत कार्य में लाइए कि बस किसी ने आपसे कह दिया कि आप ये ग्लास का पानी पी लीजिए आपको तो ये मिल जाएगा। हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी है, हर किसी को नदी का पानी नहीं सूट करता पीना, हर किसी को समुद्र में नहाना सूट नहीं करता। जी तरुण भाई, जैसे इन्होंने बोला ना कि किसी चीज का ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ज्ञान ली, ना ज्ञान होना वो भी सही है, वी कांट बी मास्टर ऑफ ऑल। लेकिन ये जो अधूरा ज्ञान है ये कैसे आपकी लाइफ में रिवर्स इफेक्ट्स लेके आता है, फिर आप क्या कहते हो पूरे सब्जेक्ट को क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बहुत बार मैंने देखा लोग सोशल मीडिया पे ना ये आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी सही है, फेक है, नहीं है। अरे इससे बढ़िया एक बार इसमें कूद के तो देखो। मैं तो खुद इसलिए आया था कि मैं इसके अगेंस्ट जाऊंगा। अच्छा, और आज मैं आपके सामने इसके फेवर में बैठा हूँ। अच्छा, तो मुझे एक सवाल तो और भी पूछना था। मैंने आपको पॉडकास्ट के लिए फ़ोन किया था, आपने बोला यार मैं अकेली नहीं करूँगी, मैं इस बार मेरे साथ एक और होंगे। तो जो दो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो तो एक दूसरे की काटने में लगे रहते हैं, भाई इसने अरे तुझे ये स्टोन दे दिया, ये तो गलत है, तुझे तो पहनना ही नहीं था, या ये हल्का स्टोन दे दिया, या तेरे को गलत बता दिया। आप लोग एक साथ क्यों राजी हुए? ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। मेरे हस्बैंड जो संजय सर हैं, वो अभय और मैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, बहुत घनिष्ठ मित्रों में से हैं। अच्छा, और हम कभी भी कोई भी बात होती है तो हम एक दूसरे से हमेशा सलाह मशवरा करते हैं। आप भी कंसल्टेशन लेते हो? दोस्तों से डिस्कशन कभी कभी आपने देखा, यही मैं आपको बात बता रहा हूँ, कितना भी बड़ा हॉस्पिटल में चले जाओ वहाँ डॉक्टर्स की आपको पूरी टीम मिलेगी। यही इन्होंने मुझे बोला, बोले वहाँ डॉक्टर्स की टीम है। अब है एस्ट्रोलॉजर के अंदर अगर एक एस्ट्रोलॉजर दो एस्ट्रोलॉजर आपस में बात करेंगे, यार ये ज्यादा बेटर है या ये ज्यादा बेटर है, क्यों? एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, एक थ्रोट स्पेशलिस्ट है, एक ऑर्थोपेडिक्स है, सब अलग अलग है ना। एक ही सब कुछ कर देता है क्या? नहीं। एक टाइम था जब तरुण मैं लोगों को सर्च कर रही थी मार्केट के अंदर। अच्छा। क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ का निर्माण करना था। मतलब ठाकुर जी का मंदिर अपनी जगह है, लेकिन जो 36 साल से सीख रही हूँ, जो मेरी पुश्तों से मुझे मिला है, जो मेरे पास सबसे बड़ी मेरी कुंजी है, उस चीज़ को मुझे कैसे लोगों के हेल्प के लिए यूज़ करना है। तो मैं लोगों को कलेक्ट कर रही थी अपने साथ कि मेरी एक अच्छी टीम बने, जिनको इकट्ठा करके हम एक क्लिनिक नहीं खोलना चाहती थी मैं। अच्छा। या एक ऐसा बस एक दुकान नहीं खोलना चाहती थी कि जहाँ पर आप जाइए, अपने हाथ दिखाइए या अपना पैर दिखाइए और बस आप 4 दवाई लीजिए और आप आ जाइए। नहीं, मैं ये चाहती थी मैं एक हॉस्पिटल बनूं। अच्छा, जहाँ पे सब चीज़ के स्पेशलिस्ट मिले, सब चीज़ों के स्पेशलिस्ट मिले। तो उस सर्च के अंदर मुझे ठाकुर जी की कृपा से अभय मिल गए। और जब अभय मिले और मैंने अपनी चीज़ अभय को बताई, तो अभय ने कहा मैं भी यही करना चाहता था, मेरा भी यही मन था करने का। क्योंकि हम कंसल्ट कितना लोगों को कर सकते हैं, हम कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं कंसल्ट कर करके कि भाई आज हमने एक की कुंडली, कितना मैक्सिमम कितनी कुंडली देख लोगे? अभय की कैपेसिटी शायद ज़्यादा होगी, वो 20 देख लेंगे। मैं तो दिन की 4 या 5 से ज़्यादा नहीं देखती। मेरा अपना नियम है, क्योंकि मुझे अपने ठाकुर जी के साथ समय व्यतीत करना है, उसके आगे कुछ भी नहीं। तो हमने कहा कितना देख लेंगे हम, 15 लोगों को देख लेंगे, 20 लोगों को देख लेंगे, लेकिन उससे लोगों का भला नहीं हो सकता, उससे लोगों की लाइफ नहीं बन सकती। तो हमें एक ऐसी चीज़ तैयार करनी है जो लोगों के सच में भले का काम कर दे। और हमें एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना है एस्ट्रोलॉजी का, जहाँ पर हर चीज़ का इलाज हो। कोई डिप्रेस्ड पर्सन अगर हमारे पास आ गया जो डिप्रेशन में है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप की थेरेपीज हैं। अच्छा। वो अगर वो थेरेपीज करता है तो उसके ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं,
उसको फेवर करने लगते हैं और साथ ही साथ में उसकी लाइफ के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। सॉर्ट ऑफ मेडिसिन समझ लीजिए, जहां हमें ज़रूरत है कि हमें सर्जरी करनी है तो हम सर्जरी भी करेंगे। तो हमारे पास, जैसा आपने देखा है कि हमारे पास पंडितों की बहुत बड़ी टीम है। सर आपके ऐसी लाइन के अंदर हैं जहां वो तंत्र मंत्र भूत प्रेत इन सब चीज़ों पे काम करते हैं। यशी टैरो में काम करती है, अभय की अपनी स्पेशलिटी और मेरी अपनी है। तो हम सब मिलके ना, लेकिन जब मैं इस फील्ड के अंदर लोग ढूंढने लगी तो मुझे क्या लगा कि सब ना कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से। वही मैंने बोला, तुझे कम आता है, तू ये करता है, कोई किसी के साथ में नहीं होता। अभय के साथ मुझे ये चीज़ बहुत कंफर्टेबल लगती है कि हम जब एक दूसरे के साथ हैं, हमें नहीं मालूम कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता। हम दोनों जो भी करते हैं ना, हमारा रिजल्ट सेम आता है। अच्छा, पर्पस क्या है? टू सॉल्व प्रॉब्लम। यही पर्पस है ना, कि सामने वाला कोई आया, बड़ी उम्मीद से आया हमारे पास, उसको हम अपनी तरफ से गलत गाइडेंस ना दें, अपनी तरफ से हम उसको अच्छा वो करें। और जैसे आज मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में बता देता हूँ, हमारे मन में ये चीज बहुत रहती है कि यार सामने वाला हमें धोखा तो नहीं दे देगा, उसकी नेचर कैसी होगी, वो क्या होगा, है ना। तो एक झट से आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, हर एजुकेशन की अपनी एक सीमा है। तो एक न्यूमरोलॉजी के अंदर एक उदाहरण दे देता हूं आपको। मान लीजिए किसी का भी जन्म 1 तारीख को, फर्स्ट 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, क्योंकि आज हम बात किसकी कर रहे हैं? सूर्य की। तो ऐसा जातक, आंखें बंद करके फ्लैट बता रहा हूं, ऐसे जातक अगर आपका कोई भी फ्रेंड है तो ये समझ लेना कि उसको आपने सरकास्टिकली उसके साथ मजाक नहीं करना भीड़ में, क्योंकि ऐसे जातक को बुरा लग जाता है बहुत जल्दी, और वो दोस्तों का दोस्त होता है। अगर आप उसके साथ ऑनेस्ट चलोगे तो वो आपको आपके साथ बहुत ऑनेस्ट चलेगा, बट उसके अंदर थोड़ी सी यही दिक्कत होती है कि उसको हर्ट नहीं करना। मेरा बेटा 1 तारीख को पैदा हुआ है और वो एग्जैक्टली ऐसा ही है, मतलब बहुत उसको happy। वो बहुत दिल पे ले लेता है अगर उसको कुछ। मैं 28 हूँ, मैं भी एक हूँ, इसीलिए बोल रहे हो। अगर आज कोई भी मान लीजिए सोसाइटी में, दुनिया है, सब अपने अपने हिसाब से, अगर कोई कुछ 19-20 बोल देता है तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है, ये बहुत ज्यादा उस पर ले जाते हैं। तो जब मैंने इस पर रिसर्च किया, ऐसे हर एक डेट ऑफ बर्थ के लिए, अच्छा। हर एक नंबर के लिए पर्टिकुलरली आप उसी प्लेनेट के रिलेटेड प्रिडिक्शन कर सकते हो, ताकि आप झट से एटलीस्ट ये समझ जाओ कि सामने वाले के साथ मुझे डीलिंग कैसे करनी है। ठीक है, सो बैक टू द टॉपिक। सूर्य की बात कर रहे थे हम। सूर्य थर्ड हाउस, फटाफट से करते हैं इसको। सूर्य थर्ड हाउस क्या है? सूर्य थर्ड हाउस ऐसा जातक बड़ा इंटेलिजेंट होता है। अच्छा, उसके माइंड मेमोरी बहुत शार्प होती है, और उसकी रोशनी का है 9वें भाव में। ऐसा जातक भाग्य में बहुत विश्वास रखता है कि मेरा भाग्य बदलेगा। इल इफेक्ट क्या है कि ऐसा जातक थोड़ा सा डिबेटेबल जरूर हो जाता है, वो हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढेगा और आपके साथ लंबी लंबी आर्ग्यूमेंट्स कर सकता है। कोई भी नेटिव में से कभी आता है, कुंडली दिखाने आया और आर्ग्यूमेंट करता है, तो आंखें बंद करके बोलता हूँ इनको यार थर्ड हाउस सूर्य की रेमेडी देनी पड़ेगी, ये मानेंगे नहीं, इसके पीछे का लॉजिक है, इसके पीछे का लॉजिक है, वो बता दिया आपको कि ये वाली चीज आपके साथ है, फिर भी डीप 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 लॉजिक, तो उनके साथ आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं। अच्छा, क्योंकि वो डिबेट में बदलेगा ही बदलेगा। उसके अलावा सूर्य थर्ड हाउस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं देता है, कर्मठ बनाता है ऐसे जातक को। और थर्ड हाउस में अगर आपका सूर्य है तो आपको जल के अंदर शहद मिलाकर उसको कहना चाहिए कि आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दीजिए। जल के अंदर शहद मिला के सूर्य को अर्घ देना है, वो भी सुबह सुबह ही देना है। हम सुबह वाला, मैंने आपको बोला ना, इवनिंग वाला बड़ा सिलेक्टेड है, कुछ नहीं कर रहे, वो बड़ा सिलेक्टेड है। और जैसा इन्होंने बोला, जो मैंने बात बोली उसी, आप देखो रेमेडी कैसे निकली, शहद, उससे क्या होता है? विनम्रता, डिबेट नहीं करेगा, मधुरता। सूर्य अगर चौथे भाव में आ जाए तो चौथा भाव क्या है? मिडनाइट, सूर्य का मिडनाइट। तो मिडनाइट में सूर्य कहां होते हैं जी? किसी ऑपोजिट कंट्री में राइज कर रहे होते। तो ऐसे जातक को राइज, सक्सेस, नेम, फेम कहां मिलेगा? सूर्य क्या है? फेम, फॉरेन लैंड। ऐसे जातक को ना आत्मा कहां चली गई उसकी? चौथे भाव में। उसको अच्छा घर, अच्छी गाड़ी चाहिए ही चाहिए। सूर्य की रोशनी का है 10वें भाव में, उसको नेम, फेम, इसकी थोड़ी सी हंगर ज्यादा रहेगी। तो सर एक बात बताइए मुझे कि सूर्य का जो ये अभी हम लोग हाउस की तो बात कर ही रहे हैं, 1 2 3 4 हम लोग चलते चलेंगे, बीच बीच में मुझे कुछ एक सवाल याद आ जाता है, तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि सूर्य का बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन से प्लैनेट के साथ है और वो कौन से हाउस में? तो मतलब अगर इस हाउस में इस प्लैनेट के साथ है तो मतलब आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आगे बढ़ते बढ़ते चलते जाएंगे। वैसे एज पर ऋषि पराशर, जो आप अगर बृहद पराशर हो रहा शास्त्र पढ़े तो उसमें बोला गया उपचय भाव, यानी कि 3, 6 और 11, अच्छा। इन भावों में सूर्य को अच्छा बताया गया। उसका रीजन क्या है? तीसरा भाव किस चीज का होता है? काम। अच्छा, ठीक है। छठा भाव किस चीज का होता है?
रोग, क्रोध, 11वां भाव लोभ, तो ये नेगेटिव हाउसेस है। इसमें कहते हैं कि सूर्य अपने तप से इन हाउसेस के अंदर अच्छा रिजल्ट देके उनको बैलेंस कर देगी। लेकिन ये कॉम्बिनेशंस के साथ ऋषि ऐसा समझते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे होंगे और आप आगे उसको समझ पाएंगे। अच्छा, छठे भाव में सूर्य अगर इसके ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट पड़ जाए किसी ग्रह का, तो ये आपको एक बार आपके ग्राफ को जरूर बॉटम टच करवाएगा और आपके लड़ाई झगड़े कोर्ट केस अननेसेसरली हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगी। अच्छा, तो इसलिए ये चीज देखना जरूरी है कि इस पे कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, सही है। पंचम भाव में सूर्य, पंचम भाव क्या, बुद्धिमान, तो ऐसा जातक काफी बुद्धिमान होता है, लीडर, एडमिनिस्ट्रेटर, उसके अंदर क्वालिटीज में बड़ा करेज होगा। जो भी आपको ऐसा देखे समझ आए इसका सूर्य 5th हाउस में, तो उसकी वीकनेस क्या होती है? उसकी वीकनेस होती है कि उसको ना अपने ब्रेन को शाइन करवाना है। अच्छा, शाइन, कि उसकी जो इंटेलिजेंस है ना वो सबको समझ में आए। तो वो लोग मतलब मोस्टली साइंटिस्ट और उस ऐसा टाइप के जरूरी लोग हो नहीं सकते है, ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंटिस्ट होंगे, लेकिन उनका ब्रेन अपनी फील्ड में बहुत लगेगा। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि उनको ये शो भी करना सामने वाले को कि मैं इंटेलिजेंट हूं। हैं। अच्छा, उनको ये शो करना है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे कि मैं अट्रैक्शन बनूं। सूरज छठे भाव, जैसे मैंने आपको बताया, वेरी गुड प्लेसमेंट, आपको कॉम्पिटिशंस में कोई नहीं हरा सकता, आपका करेज बहुत अच्छा रहेगा, आपको सबऑर्डिनेट्स और इन सब जगहों से अच्छी सपोर्ट मिलेगी। लेकिन अगर इस पे नेगेटिव प्रभाव पड़ गया तो आपके झगड़े और एक बार के लिए ग्राफ आपकी लाइफ में बॉटम जरूर टच करेगा। उसके लिए आपको रेमेडी लेनी पड़ेगी। और रेमेडी मैम बताएंगी। छठे घर में अगर आपके सूर्य बैठे हैं और वो अगर आपको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, तो पहली बात, ऐसे व्यक्ति को ऐसे घर में कहीं नहीं रहना चाहिए जहाँ पर अंधेरा बहुत रहता है। अच्छा, उसको ऐसे घर में रहना चाहिए जहाँ पे सूर्य की रोशनी बहुत आती है। ऐसे व्यक्ति को अंधेरा अपने घर में ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, डार्क कलर्स का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमेशा हल्का नीला रंग, मैंने कहा ना सूर्य के 7 किरणें हैं, अभी आपको जब प्लेसेस बताएंगे उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर बात करूँगी। तो जब आप इस अवस्था में हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने सिर के ऊपर हल्के नीले रंग का रुमाल बांधकर सनबाथ जरूर लेना चाहिए। अच्छा, वो उसका भी कुछ टाइम है मैम सन बेदिंग का? सुबह ही? हाँ, कुछ अर्ली मॉर्निंग? बिल्कुल। हमारे घर में कुछ भी 10 बजे के बाद नहीं करा जा सकता। सूर्य मतलब आपको सुबह का ही सबसे पॉजिटिव टाइम आपको अपनी लाइफ में अचीव करना पड़ेगा। अचीवमेंट तभी आएगा आपके पास। सूर्य अगर 7th हाउस में हो तो अब देखिए ये प्लेसमेंट सूर्य के लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये वो हो गया जिसको हम बोलते हैं सूर्य ढल गए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप ये मान के चलिएगा कि जातक को थोड़ा सा खास ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ऑपोजिट जेंडर की तरफ से आपको डिफेमेशन मिल सकता है। अच्छा, वो कोई भी हो सकता है, आपके ऑफिस का कुलीग, आपकी सीनियर, आपकी फ्रेंड, कोई भी। तो आपको ऑपोजिट जेंडर से यहाँ थोड़ी सी समस्या मिल सकती है। अच्छा, क्योंकि ये क्या पोजीशन है, ये पोजीशन कौन सी होगी? ये पोजीशन हो गई सूर्य 7th भाव, यानी कि आप ये बोल रहे हैं कि अंबानी साहब के बेटे जो हैं वो होलसेल मार्केट में दुकान खोल के बैठ गए। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। किंग का बेटा, उसको अपनी थ्रोन को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके नीचे आएंगे। इसकी सिर्फ जो एक सबसे अच्छी एक लेमैन में, अगर किसी को इन जनरल में भी ऐसा फील होता है कि मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि ऐसे जातक का ना कॉन्फिडेंस बहुत डगमगाता है। अच्छा। या जिनका सूर्य बड़ा बेसिक डिग्रीज का होता है ना, उनका भी कॉन्फिडेंस बहुत डगमगाता है। तो ऐसे केस में आप सूर्य नमस्कार या सूर्य क्रिया जरूर करें। अब वही बात आती है कि नमस्कार के कई तरीके हैं, जैसा उन्होंने बोला कि इसमें तो आप बहुत सारी चीजें देखोगे, लेकिन सूर्य क्रिया करने से आपके सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा। तो आप सूर्य क्रिया कर लीजिए, एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते और हैं। लाल रंग का जो पुष्प लोग चढ़ाते हैं सूर्य को, वो 7वें घर के सूर्य वालों को नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा, लाल रंग का नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ मैम मैंने ये भी लोगों को देखा है, वो उसमें जल में कुमकुम या कुछ कलर डाल के आपको बताते जाएंगे जैसे जैसे चीजें आती तो जाएंगी। अब हम 7वें हाउस पे थे, 7th। तो अब आते हैं जी सूर्य अष्टम भाव। तो अगर सूर्य अष्टम भाव में होगा तो ये ऐसा बंदा क्या पाताल से भी ना खोज लाएगा कुछ ना कुछ। इनको बोलते हैं जी डिगर, डीप डिगर। ये रिसर्च की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इसकी रोशनी कहाँ पड़ी? सामने 2nd हाउस में। तो ऐसा जातक क्या करेगा जी? ऐसे जातक का ध्यान, माइंड, रोशनी क्या होती है? अगर आप कभी घर से निकलो रात के समय तो कोई घर बहुत ज्यादा सजा होता है तो ध्यान जाता है ना, यार क्या होगा? तो ऐसे सूर्य की रोशनी अपने ऑपोजिट घर पे, उसकी दृष्टि बहुत ज्यादा आपके अटेंशन, आपके माइंड को लेके जाती है। अच्छा। तो ऐसा जातक क्या करेगा? उसका ध्यान टूवर्ड्स फैमिली, मनी बहुत ओवर रहेगा। अच्छा। और बहुत सेंसिटिव रहेगा। और जैसे मैंने आपको बोला सूर्य क्या होता है? सूर्य लाइमलाइट।
अष्टम भाव का सूर्य पैसों की तरफ, और सेकंड हाउस का सूर्य क्या नेगेटिव इफेक्ट दे रहा था हमें तरुण भाई? ऐसा बंदा ना कहीं भी जाएगा अपनी फैमिली की ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली तारीफ करवाई देगा, जैसे आई बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली। अच्छा, जरूरत है नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से जोड़ देगा। तो झट से समझ लो ना कि इसका वो है। इसका अब अष्टम भाव का सूर्य के लिए भी रेमेडी करनी पड़ती है अगर आपको उसके अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। आपको तांबे के पात्र को जरूर मंदिर में दान करते रहना चाहिए समय समय पर, तांबे या के किसी पात्र को। ब्राह्मण को आपको जरूर देना चाहिए। अच्छा, और अब हम आ गए 9th पे। सूर्य नवम भाव, सूर्य 9th हाउस में ऐसा जातक काफी प्रिंसिपल ओरिएंटेड होता है, रिलीजियस होता है। पंचम भाव और नवम भाव का सूर्य कभी भी रूल्स ब्रेक नहीं करेगा, ये देख लेना। अगर आपका कोई दोस्त है, जनरली क्या होता है, रेड लाइट पे जब लास्ट के नंबर्स लेके आते हैं हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे चल जाती है, वो नहीं जा रहा, प्रिडिक्ट कर दो गलत नहीं होने वाले कि उसका सूर्य या तो पंचम में या नवम में। अच्छा। क्योंकि ऐसा जातक कभी भी रूल्स रेगुलेशंस को ब्रेक नहीं करेगा। नवम भाव का सूर्य एक अच्छी प्लेसमेंट है, भाग्य के लिए अच्छा, हायर स्टडीज के लिए अच्छा है, और ऐसा जातक अपने कर्मों में, क्योंकि तीसरे भाव पे दृष्टि आ गई, इसमें अंदर बिलीव करता है। तो मैम ऐसे में आपको हमेशा अपने पूर्वजों की चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर यूज़ ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि उनकी कोई किताब, कोई पेन या उनकी कोई कुर्सी आपको हमेशा अपने पास रखनी चाहिए और उनको यूज़ ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, अभी सूर्य 10वें भाव में आ गया। 10th हाउस तो है ही हमारे कर्मों का, तो हमें लाइमलाइट चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ जितना आप जब घूम रहे हैं। 10वें भाव का सूर्य डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी लेके जाता है, यानी कि 12 बजे वाला सूर्य जो अपनी पीक पे होता है। लेकिन इसकी दृष्टि कहां पड़ रही है जी? चौथे भाव में। चौथे। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे जातक को डेजिग्नेशन तो बहुत मैटर करने वाली है। अच्छा, बहुत बार ऐसे लोग बोलेंगे सर अप्रेजल्स ठीक है, सैलरी अच्छी मिल रही है, बट आई वांट टू चेंज जॉब। क्यों? मुझे डेजिग्नेशन अच्छी नहीं मिल रही। अच्छा, वो डेजिग्नेशन के चक्कर में, मान मर्यादा के चक्कर में नौकरी छोड़ देंगे। लेकिन अगर इस पे किसी बुरे प्रभाव या मेलेफिक प्लैनेट का इफेक्ट पड़ जाए तो उसकी पहचान क्या है? इसके लिए आपको बड़ा सूझबूझ के स्टेप लेना है। ऐसा जातक कभी भी हाईएस्ट पोजीशन नहीं पहुंच पाएगा, उससे एक लेवल नीचे रह जाएगा हमेशा। अच्छा, बहुत बार लोग देखेंगे 10वें भाव का सूर्य, तुम बहुत ऊपर पहुंचोगे। मान लीजिए ऐसा जातक इलेक्शन लड़ रहा है एमपी के लिए, तो वो एमएलए ही बनेगा। एमएलए के लिए तो उसके जो नीचे वाला है पार्षद तक रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सूर्य पे बुरा प्रभाव है, तो कोई बैड एस्पेक्ट है इस चक्कर में। ऐसे व्यक्ति को कभी किसी के लिए ना बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। अच्छा। धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही, लेकिन कोई मैटर चल रहा है, तो आप चुप रहिए कि भाई जिसको जो करना है करिए, मेरा ओपिनियन मेरे साथ है। आपको कभी भी धर्म के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। ऐसे में लोग क्या करते हैं कि अपने धर्म को बुरा बोल के दूसरों की तारीफ करने लगते हैं, या अपने ही धार्मिक चीज़ों को लोग भरा बुरा कहने लगते हैं। तो ये काम उन लोगों को नहीं करने चाहिए जिनके 10th हाउस में सूर्य बैठा हो। अच्छा, इनको इजीली सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलती किसी और के काम से। ये हर काम स्वयं से ही करेंगे। अगर आपके घर में कोई ऐसा है ना जो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, आप अरे तुम चल जाओ मैं काम कर लूंगा, लेकिन एंड में नहीं मैं चेक करके जाऊंगा, सूर्य 10वां भाव, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती इन्हें। खुद चेक करना ही करना है कि ये ठीक हुआ है नहीं हुआ है, मिले होगा ही होगा। होगा ही होगा। तो सर इसके बाद सूर्य 11वें भाव में, अगर सूर्य 11th हाउस में है तो ऐसे में एक अच्छी प्लेसमेंट है। ऐसे में जातक को कहीं ना कहीं से उसकी डिजायर्स, उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। सोशल सर्कल में ये बहुत अच्छा नाम बनाते हैं, अपनी लाइमलाइट अच्छी लेते हैं। लेकिन दोस्त, असूलन अगर आप काल पुरुष कुंडली की बात करें तो ये शनि का घर है, और 11वें भाव में सूर्य का तप क्या करता है? थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक ज्यादा बना देता है। ऐसे जातक के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, कुछ चीजें चाहिए, थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक हो जाता है। सात्विकता, जो कि हमें तीसरे भाव, पंचम भाव, नवम भाव, जैसा उन्होंने बोला कि भाई अपने एंसेस्ट्रल की चीज वो खुशी से कर ही रहा होगा, वो खुद से करता होगा कि अरे मैम पता नहीं मैं तो खुद से कर रहा हूं, क्योंकि उसके नवम भाव में सूर्य। 11वें भाव वाला थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक ज्यादा रहता है। उसको मतलब फैमिली से इतना अटैचमेंट ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि अटैचमेंट नहीं होगा, लेकिन मटीरियलिज्म की तरफ झुकाव ज्यादा होगा। आप अगर पूर्वजों की कोई जमीन उसको मिल गई तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये मेरे पूर्वजों की है, मेरे पास आशीर्वाद है, मुझे इसको रखना ही है। वो क्या सोचेगा, अगर मुझे बेनिफिट हो रहा है ना तो इसको हटाओ, दूसरा नया ले लो। कहने का तात्पर्य ये है। सेंटिमेंट्स नहीं जुड़े ना, सेंटिमेंट्स नहीं। अरे यार फायदा फायदा फायदा, बस हर जगह मटीरियलिज्म। सूर्य 12वें भाव में अगर आ जाए तो ऐसे जातक की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, रिलीजियस होता है। लेकिन ये जनरली आप इसकी पहचान कैसे देखेंगे? जो लोग रात तक जागे रहते हैं, जो भी काम होगा हम रात को पढ़ेंगे, रात को करेंगे, इंसोम्निया की दिक्कत होती है। 12वें भाव सूर्य अगर आपके 12th हाउस में, अगर 12वें भाव में सूर्य, तो ऐसे जातक की इंट्यूशन बहुत हाई होती है, सात्विक होता है, इमेजिनेटिव होता है,
अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन ऐसा जब तक सारे काम रात को करने वाला होता है, अच्छा, सब काम रात को करूंगा, रात को जागूंगा, तो ऐसे जातकों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी होती है। मैम तो इसके लिए क्या किया जाए कि वो रात को ना जागे? और एक तो जिनके 12वें घर में सूर्य होता है ना, ऐसे लोगों को तीव्र देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, जैसे कि भैरव बाबा, अच्छा, माँ काली, हनुमान जी, इनका पूजन जरूर करना चाहिए। अच्छा, और जिनके 12वें घर के अंदर सूर्य बैठा है, ऐसे व्यक्ति को एवरी संडे कोशिश करनी चाहिए कि वो बिना नमक का खाना खाए, एवरी संडे बिना नमक का खाना खाए। इसका और रीजन कभी समझ रहे भी हो आप? ऊपर से नमक डालकर खाना नहीं खाना चाहिए। ये भी एक इसका बहुत बड़ा हल इसका है। क्या रीजन समझ में आया? नहीं। मन में क्वेश्चन आते होंगे ना कि यार वो रेमेडीज जो बता रहे हैं क्या हाँ, पर्पस है, क्यों तो बता रहे पुरानी हैं? बात है। हाँ। सूर्य 12वें भाव में बोला गया, 12वां मतलब कि काल पुरुष कुंडली की 12 नंबर राशि, समुद्र, ओशन। अब अगर सूर्य ओशन के अंदर जाएगा तो क्या करेगा? उसके पानी को खत्म करेगा। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है, आपके इमोशंस खत्म हो जाते हैं। ऐसा जब तक सोचता बहुत कुछ है लेकिन एक्शन ओरिएंटेड नहीं होता, लेजी हो जाता है। तो नमक बैलेंस होना चाहिए आपके शरीर में, ना ज्यादा ना कम, ना कम। क्योंकि ओशन वाटर उन्होंने उसी को एक रेमेडियल प्रोस्पेक्ट में बताया। और ओशन तो वैसे भी सॉल्ट है। उसका एक और रीज़न है, अगर वहाँ पर सूर्य ऐसी किसी राशि में बैठा है जो उसकी शत्रु राशि है, तो ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र के कब्जे में ज़रूर आ जाएगा। अच्छा। ऐसे व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो जाएगी। अच्छा, तो उस केस में अगर आप नमक का बहुत कम सेवन करेंगे तो आएगा तो सही इफेक्ट, लेकिन आपकी बॉडी उसको अपने अंदर आने नहीं देगी और एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देगी जो कि उस चीज़ को फेंक देगा दूर आपसे। अच्छा। तो मैम एक अभी मेरे दिमाग में एक बैठे बैठे एक सवाल आया, क्योंकि हम लोग प्लैनेट सूर्य की बात कर रहे हैं, तो ये सवाल ज़रूर लोग पूछने भी वाले हैं कि भाई एक ग्रह है जो कि हमसे लाखों हज़ारों किलोमीटर दूर घूम रहा है, बैठा है, वो आपके ऊपर इतना असर कैसे डाल रहा है? इसका कुछ तो लॉजिकल रीज़न होगा, या सिर्फ हम लोग एक स्पिरिचुअलिटी उसको मान के और एक एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस मान के हम लोग चल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है? तरुण भाई, सबसे पहले रीजन बताने से पहले कि जैसे आपने बोला कि बड़े लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक मिथ है क्या, या पुराने जमाने की साइंस है क्या? पुराने जमाने की साइंस नहीं, हिडन साइंस है, क्योंकि ये राजाओं के लिए थी। रीजन बीइंग क्योंकि वो कुछ करना चाहते थे, प्रजा थोड़ी राजा बनना चाहती थी। हमेशा आप देखो राजघरानों से चलती आ रही है चीज कि एक पुरोहित, एक एस्ट्रोलॉजर उनके साथ चलते थे। हाँ। अभी जैसा आपने बोला, तो मैं एक बात बता देता हूं, जिन भी लोगों के सेकंड हाउस में, फर्स्ट हाउस में, 11th हाउस में, 10th हाउस में सूर्य है, या आप यूं मान लीजिए जिनका जन्म 1 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, ऐसे लोग अगर सुबह की सूर्य की किरणें अपनी आंखों के अंदर लें, यानी कि सन गेजिंग करें, मैं रिटन पेपर पे दे रहा हूं, 43 डेज करने के बाद उनकी फोकस, उनकी इंटेलिजेंस लेवल, उनका कॉन्फिडेंस, सब में इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। ये बात गारंटीड है। मैंने तो एक बात बोली, आपने बोला आपका बेटा 1 तारीख का बॉर्न, करवा के देख लीजिएगा और खुद ही इस पे कमेंट भी कर दीजिएगा कि उसके फोकस में फर्क पड़ा, उसकी इंटेलिजेंस लेवल, इंटेलिजेंट तो है लेकिन क्या उसके अंदर, उसके वो चीज के अंदर हमें बेनिफिट मिला। सूर्य अपने आप में ना बहुत, जैसे उन्होंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे ऋषि मुनि पहले जल में जाके, नाभि तक जल में जाके सूर्य नमस्कार किया करते थे। अब जानते हैं सुबह की सूर्य की किरण क्या करती है? आपके अंदर बैठे हुए डेड सेल्स को मूव कराना स्टार्ट करती है, एंटी कैंसरस होती है। ये कितनी रिसर्च हो रही है इस पे। जो सूर्य की लाल किरण होती है वो कैंसर के ऊपर बहुत प्रभाव डालती है, और जो कैंसर पेशेंट्स हैं उन्हें स्पेशली हम लोग ये थेरेपी कराते हैं कि सुबह के टाइम में हम उनको एक लाल पतला वस्त्र पहनाकर, अगर पुरुष है तो हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ एक लंगोट पहनाकर, और स्त्री है तो मलमल का लाल रंग का वस्त्र पहनाकर उनको सनबाथ दें। अच्छा। सनबाथ दें उनको, और लाल चंदन उनके शरीर के कुछ प्रमुख स्थानों पर हम लगाकर उन्हें सूर्य के नीचे बैठा देते हैं और उनसे कहते हैं कि अब आप सिर्फ बैठकर ओम की चैंटिंग करिए, और आप बिलीव नहीं करेंगे कैंसर पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है इस चीज़ से। क्योंकि आने वाले टाइम में, अभी भी है और आने वाले टाइम में आप देखिएगा सूर्य एक बहुत बड़ा कारण बनने वाले हैं, अभी भी बने हुए हैं लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा। आने वाले टाइम में सूर्य एक बहुत बड़ा कारण बनने वाले हैं कैंसर होने का। वो तो है ही। जो फॉरेन लोग जो होते हैं जिनकी स्किन में मेलानिन थोड़ा कम होता है, उनको बहुत जल्दी कैंसर हो जाता है सनलाइट से, क्योंकि उसमें रेडिएशन है बहुत।
उसका रीजन है, देखा आपने ये वाली बात बोल दी, हमारा देश इससे बहुत ज्यादा ना, इंडिया में हम बॉर्न हुए ना, तो ये बहुत लकी चीज है। लकी है। आप मान रहे हो बात, क्योंकि इसका क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। एक स्पेसिफिक टाइमिंग का जो सूर्य की किरणें हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो भी अगर आपकी कुंडली में क्या प्लेसमेंट है। तो ऐसे में कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री ने ना बहुत ज्यादा फायदा उठाया। उन्होंने बोला ये सबसे अच्छा तरीका है अपने कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट को बेचने का। क्यों भाई, आप 12 बजे वाली कहां पर लिखा गया, किस शास्त्र में लिखा गया, यानी कि हमारी साइंस जो उस समय की थी, जो 4 दीवारी में नहीं की गई, अनबायस थी, उन्होंने पहले लिख दिया कि जल के अंदर सुबह के समय या संध्या के समय आप ये चीजें करें, एकदम हीट और तप मत लें, सब कुछ क्लियर किया। लेकिन मेडिकल साइंस ने कौन सा समय पकड़ा कि 12 से 4 आप ना वो लगाओ, ये जो कॉस्मेटिक्स वालों ने सनस्क्रीन, इससे उनका प्रोडक्ट बिकता है। अरे भाई पूरे कपड़े पहन लो ना, उसके बाद आप हमारे आज से आप लगभग 100 साल पहले की बात कर लो, ये सब कुछ हुआ है। मैं नाम भूल गया हूं, एक कौन थे फॉरनर 1900 सेंचुरी में जिन्होंने हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया था। लॉर्ड मैकॉले, जिन्होंने सारा एजुकेशन सिस्टम बदल दिया था ना। उन्होंने ब्रिटिशर्स को रिपोर्ट दी थी कि भाई अगर हिंदुस्तान को जीतना है तो आपको इनका जो ये जो कल्चर है, इसको जो खत्म एजुकेशन करना है, जो गुरुकुल का जो कल्चर है, इसको खत्म करना होगा आपको। क्योंकि उन्होंने स्टडी कर लिया कि यार इनको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़नी। जरूरत ही नहीं है। हम लोग आजकल एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खाते हैं, ये उन्हीं की देन है, नहीं खाना चाहिए। हम तो तांबे के में खाते थे। बिल्कुल, ये हम नहीं तो रखना कांसा चाहिए, यूज करते थे खाना पकाने के लिए। तांबे में या मिट्टी के बर्तन होते थे, है ना। तो ये चीज जो है ना, ये कहीं ना कहीं से ये कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री ने फायदा उठाया और उन्होंने बोल दिया। वो ये ना मैम, पहले जैसे शाम का आपने कहा ना, ढलते सूरज की भी बहुत सारी थेरेपीज होती हैं। अच्छा, अगर शाम के वक्त, इसे हम कहते हैं गोधूली बेला, इस वक्त पर अगर आप व्यक्ति को एक सॉल्ट थेरेपी करवा कर अच्छा, और सूर्य की किरणों के नीचे आप उस समय छोड़ देते हैं या बैठा देते हैं या लेटा देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को गजब तरह का ऊर्जा का प्रवाह मिलेगा। सूर्य क्या है? ऊर्जा देने वाले। आप और दिन तो बहुत डल है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर 1 या 2 दिन ऐसे आ जाते हैं जब आपको ऐसा लगता है अरे आज तो मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, आज तो मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। ये किसकी वजह से हो रहा है? आपकी कुंडली में बैठे हुए सूर्य की वजह से। ठीक है, इसको आप मेंटेन भी तो कर सकते हैं, इसको आप अपने जीवन के अंदर सुचारू रूप से ला भी तो सकते हैं। इस चीज को आप, इस ऊर्जा को रोजाना सही तरीके से चैनलाइज करके अपने जीवन को बहुत 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 आगे ले जा सकते हैं। पहले कहाँ होते थे ये रोग? नहीं, अगर हम पुरानी बातें करें तो कहाँ होते थे? इतने ज्यादा बीमारियां कहाँ होती थी? ये बीमारियां बहुत ज्यादा कब से होने लग गई? जब से हमने इन चीजों को वैल्यू देना ही बंद कर दिया। मुझे खुद को बीपी है, और बीपी का भी मैं पूछूंगा, सूर्य का क्या? बीपी का भी सूर्य से हाँ लेना देना होता है, लेकिन ठीक है। आप एक चीज अभी पूछ रहे थे कि धरती पर हम बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं कि इतनी दूर सूर्य हमें कैसे प्रभाव दे रहा है, इफेक्ट दे रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप धरती पर बैठे हैं, आपके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट ही सूर्य का है। हीट से अगर मैं अगर साइंटिफिक तरीके से माना जाए, जैसा उन्होंने बोला ना कि इवनिंग सूर्य वाली जो रेमेडी बताई, इससे लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है। ऐसा नहीं कि ऊर्जा बढ़ने का मतलब है कि जी हम रात को कोई क्रिकेट खेलने चले जाएंगे। आपकी एनर्जी बैलेंस, अच्छा, सूर्य एनर्जी है जो कि बैलेंस देता है ना। तो ये एनर्जी आपकी इतनी बैलेंस करेगा, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आप बहुत फोकस्ड रहेंगे। तो हर चीज का अपना एक महत्व है। अच्छा मैम, अभी हम लोगों ने, आपने मुझे एक रे का उसका असर बताया था, रेड कलर का। अब सूर्य की तो किरणें हैं 7, मतलब 7 कलर का वो होता है उसके अंदर। तो बॉडी में जब हमारे रेड कलर कम होने लगता है तो इसका मतलब अब हमारी बॉडी जो है वो बीमारियों को आमंत्रण दे रही है। वो मतलब अगर वो हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, रेड कलर मान लेते हैं उसको, आप कह सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारी बॉडी के अंदर रेड कलर कम होने लगता है तो आपकी बॉडी अब कमजोर हो रही है और अब आपको कोई भी बीमारी पकड़ सकती है। इसी तरीके से सूर्य की दूसरी जो किरण होती है वो होती है नारंगी, ऑरेंज। जब ऑरेंज कलर आपकी बॉडी को मिलता है सूर्य के द्वारा, तब यह आपकी बॉडी को क्या देता है? चेतना। अच्छा, आप चेतन हो जाते हो, आप बहुत अवेयर हो जाते हो चीजों को लेकर। ठीक है, आपके जीवन के अंदर आप कभी भी ऐसी चीजों के पीछे नहीं भागते जो मिथ है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरीके से मैं कहूं तो छल, माया,
इसके पीछे आप नहीं भागते। इसका ही रीजन है कि हमारे सनातन धर्म में इस ऑरेंज कलर को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। हमारे श्री राम ऑरेंज कलर को ज्यादा सबसे ज्यादा पहनना पसंद करते हैं। हमारे ठाकुर जी का जब भी अभिषेक होता है तो हम उनको यही कलर के वस्त्र ज्यादा से ज्यादा पहनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हम माया में नहीं होते, हम सत्य में होते हैं। ठीक। तीसरा रंग है पीला। पीला रंग किस चीज का है? पॉजिटिविटी का। पीले रंग को भी हम सबसे ज्यादा किससे जोड़ते हैं? धर्म से। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स उठ रही हैं जो आपकी त्वचा से रिलेटेड है, अच्छा, जब आपको ऐसा लगे कि आपके बालों की दिक्कतें उत्पन्न होती चली जा रही हैं, आपके बाल बेवजह झड़ते जा रहे हैं, टूटते चले जा रहे हैं, तो आपको येलो कलर के कपड़े को पहनकर सनबाथ जरूर लेना चाहिए। आयुर्वेद में सनबाथ का बहुत महत्व है, आपको पता है। हमारे यहाँ तो सनबाथ ली नहीं जाती और फॉरेनर्स को देखिए, वो तो पड़े रहते हैं, वो सनबाथ ही लेने के लिए बैठे रहते हैं, है ना। इसी प्रकार से इनका एक कलर बहुत आपको पॉजिटिविटी देता है, वो है हल्का नीला रंग, आसमानी रंग, तेज का, ग्लो का। जैसे अभी बात हो रही थी, आपको फेस के अंदर आपका कालापन ना आए, आपके फेस को ग्लो मिले, चार्म मिले, अट्रैक्शन मिले, आकर्षण मिले, उसके लिए नीले रंग की बोतल, नीले रंग की कांच की बोतल आप सनलाइट में रख दीजिए लगभग 4 और 5 घंटे के बीच के समय में। अच्छा। और उससे आप पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, उसमें पानी भर के रखना है मैम, या वो खाली रखनी है और उसके बाद उसमें पानी भर के रखना अच्छा। है, ठीक है। हल्के नीले रंग की कांच की बोतल ले लीजिए और उसको आप इस तरह से यूज करके देखिएगा आपके फेस पे एक अलग अट्रैक्शन आने लगेगा। आपकी जो ऑरा है ना, वो एक अलग सा खिंचाव पैदा कर देगी लोगों का आपके प्रति। हल्के आसमानी रंग के कपड़े पहनकर आप सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सूर्य की तपन को लेकर तो देखिए, आपके बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाएगा जिसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो एक्टर्स और इनके लिए काफी बेनिफिशियल है फिर ये रेमेडी। तो देखिए, मैं आपको मैं एक बात बताऊं तरुण, लोग ना बड़ा प्रभावित होते हैं एक्टर्स से या उन लोगों से जो बहुत नेम और फेम लेकर आते हैं। मैं एक बात करती हूँ कॉमन मैन की, मैं एक बात करती हूँ एक ऐसे बच्चे की जो एक बहुत नॉर्मल फैमिली के अंदर जिसका जन्म हुआ है। तो क्या उसके पास उसके पिछले पुण्य नहीं है? क्या उसके पास कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम जनरेट करके उसको हाई लेवल पे बैठा सकते हैं? क्या हम उसका भाग्य जागृत नहीं कर सकते? क्या हमारे ग्रंथों के अंदर या हमारी जो शिक्षा है उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि हम किसी एक बच्चे को हम क्यों नहीं करना चाहते? हम क्यों इन चीजों के लिए प्रयास नहीं करना चाहते? हमारे चाणक्य जी ने किया था, तो वो किसी राजा के बच्चे को नहीं लेकर आए थे सम्राट बनाने के लिए, और वो आज तक का सबसे बड़ा उन्होंने सम्राट है मोल करे हुए बच्चे को मुक्त कराया था, मोल खरीदे हुए बच्चे को, जिसे अगर आप एक तरीके से समझे तो वो आपका पैसे देकर खरीदा हुआ एक बंदा है। उस मजदूर को आप ले आए और आपने उसके अंदर ऐसी चीजों को भरना स्टार्ट किया जिसे कोई तोड़ नहीं पाया। आपको पता है चाणक्य चंद्रगुप्त को थोड़ा थोड़ा जहर देते थे रोजाना, ये मैंने सुना है। ऐसा गुरु जिसको पता है कि ये चीज अगर हो गई तो मैं इसे खो दूंगा। अथाह का प्रेम गुरु शिष्य का कहाँ है आज की दुनिया में? कहाँ है? कौन करता है? ये गुरु कहाँ से मिलते हैं आपको? सूर्य से। अच्छा, इनके भी पीछे सूर्य हैं? बिल्कुल। अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं होगा, आपको एक अच्छा गुरु कभी प्राप्त नहीं होगा। बृहस्पति की, भगवान विष्णु की कृपा किस पर होती है? जिसका सूर्य बहुत अच्छा होता है। तो आपको एक अच्छा गुरु कब प्राप्त होगा? जब आपके कुंडली में गुरु अच्छे होंगे? नहीं, जब सूर्य अच्छे होंगे, जब आपकी कुंडली के अंदर सूर्य अच्छे होंगे। जब हम गुरु के ऊपर आएंगे, जब हम उनकी बात करेंगे बृहस्पति की, तब हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसा क्यों कहा मैंने। कुछ तो चीजें क्वेश्चन मार्क में रहने दीजिए आगे के लिए। सब कुछ ही अगर अभी बताया तो फिर आगे क्या बताएंगे? तरुण भाई, एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही यही है कि आपके ना हर किसी की लाइफ में एक फॉर्चूना पॉइंट आता है। अच्छा, यानी कि उसकी कुंडली की मैक्सिमम पोटेंशियल को बाहर निकालने का समय।
एस्ट्रोलॉजर कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन उसको राइट टाइम पे राइट एक्शन दिखा के उसकी हिट को 4 से 6 में बदल सकता है कि अब आपका समय कि आप रिस्क लें, अब अपना समय कि आप अपने भाग्य को जागृत करें, आप रिस्क लेने का समय उठे और आगे बढ़े। यही एस्ट्रोलॉजी का पर्पस है। एक और सबसे बड़ी चीज बताती हूँ आपको, लोग एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं, काला भूरा ये रंग पहनकर सूर्य को जल चढ़ाने चल देते हैं। काला और भूरा, हाँ, काली बनियान पहनी, काली टी शर्ट पहनी और हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। नहीं, ये काम मत करिए। सूर्य ही एकमात्र ऐसे प्लैनेट है जिनके साथ रंगों का बहुत महत्व जोड़ा जाता है। ये जो कलर थेरेपी है ना, ये सूर्य के साथ बहुत काम करती है। हम लोग कलर थेरेपी पे तो थे मैम, अब वो आप हल्के नीले रंग का बता गए थे। हाँ। उसके बाद के बचे हुए भी हमारे जी। अब आते हैं हम डार्क ब्लू कलर पर, जिनको भी हड्डियों की दिक्कत है, अच्छा, जिनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसमें हड्डी आपकी आ रही है, जुड़ रही है, आपकी बोन्स कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है, तो आपको डार्क नीले रंग का उपयोग सूर्य की किरणों के साथ जरूर करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको लाइट ब्लू कलर की बोतल कही थी, वैसे ही आप डार्क ब्लू कलर की बोतल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप उस जल से स्नान भी कर सकते हैं। अच्छा, उसको थोड़ा सा पानी में मिक्स कर लो, उसी पानी को आप पानी के अंदर मिक्स करके उससे स्नान करना चालू कर दीजिए। और अगर आप साथ में सूर्य के मंत्र को जाप करते हुए ये स्नान करते हैं, या आजकल तो बहुत सीधा साधन है, आप यूट्यूब पे सूर्य के मंत्र चला लीजिए और आप जो है फिर ये। मैम यूट्यूब पे तो कोई भरोसा नहीं करेगा, आप अगर बता सको तो यहीं बता दो सूर्य का मंत्र भी। देखिए, सूर्य के मंत्र हम आपको दे देते हैं, नीचे आप लगा दीजिएगा और सूर्य के मंत्रों का जाप आप सुन लीजिए। आपको अच्छा। करना जरूरी नहीं है। अच्छा, कुछ चीजें आपके अंदर आनी चाहिए, है ना। ये भी एक तरीके से साउंड थेरेपी है जो हम आपको करवा रहे हैं। तो ये साउंड थेरेपी है जो आपके सूक्ष्म कणों से आपके शरीर के अंदर जाकर पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करती है। जस्ट लाइक सनराइज, वो उसके लिए भी आपको बस खड़े होना है उसके अंदर। एग्जैक्टली, वो आपको अफेक्ट करेगी। आपको ग्रहण ही तो करना है। हाँ, पर उसके लिए सबसे पहले आपको शून्य करना पड़ेगा सब कुछ। आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। जब आपने सरेंडर कर दिया तो फिर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। असीम कृपा और असीम शक्तियां आप प्राप्त कर सकते हो। अब आते हैं हम बैंगनी रंग पर। ठीक, ये जो रंग होता है, इसको अगर आप पर्टिकुलरली संडे, ट्यूसडे, सैटरडे को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके सूर्य की रोशनी के नीचे बैठते हैं और वहां पर बैठ के, लेकिन शर्त होनी चाहिए ये कि आप नॉनवेज नहीं खाते होंगे, आप ड्रिंक नहीं करते होंगे, तभी आप ये कार्य करेंगे, वरना आप नहीं कर सकते। वो लेडीज जो खुद भी ये काम करती हैं और घर में बनाती भी हैं दूसरों के लिए, वो ये कार्य नहीं कर सकती। अच्छा, उन्हें मैं अलाउ नहीं करूंगी ये चीज करने के लिए। ठीक, तो अगर आप बहुत सात्विक जीवन जीते हैं और आप बहुत सात्विकता में रहते हैं, तब आप ऐसे कपड़े पहनकर सूर्य की रोशनी के नीचे बैठ जाइए, बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर, और वहां पर बैठकर आप माँ गायत्री का जाप कर लीजिए। इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे मैम? बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपकी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी भाई। आजकल सबको उसी की जरूरत है। ठीक है। दूसरी सबसे अच्छी चीज इसके अंदर जो होगी, फोकस। अच्छा, जो किसी के पास नहीं हो रहा, सब भटके हुए हैं, इतने बेचैन हैं अंदर से कि ऐसा लगता है ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए और तुरंत हो जाए। धैर्य, शीतलता, ये सारी चीजें जो कमी है, यही मेन कमी है। अगर ये सब किसी व्यक्ति के अंदर आ जाए ना, तो उसकी आधे से ज़्यादा समस्याओं का हल तो यही निकल जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, जिनके जीवन में रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम है, उन्हें तो ये रेमेडीज ज़रूर करनी चाहिए। पर पहले उनको नॉनवेज और इतनी बड़ी चीज़ है तरुण, जिसको छोड़ने के लिए हमें सोचना पड़े, बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं मैम, कई लोग कि हम छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते। तो भाई ये तो हमारे हाथ में है ना। हाँ। कि हम उस विद्या का कितना बेनिफिट उठाना चाहते हैं। जैसे कि आज से 20-25 साल पहले अगर हमारे आप पेरेंट्स की बात करें, तो वो सारे कपड़े धूप में रखा करते थे वुलन के, जब सीजन ऑफ होता था कि कीटाणु मर जाएंगे। अब वो भी चीजें खत्म होती चली जा रही है। ऐसे जैसे मैंने आपको बोला, चलो आपको एक बात और देता हूं, 5
14 और 23 तारीख को जिनका जन्म होता है, इसका टोटल क्या बना? मेरा 14 है। 14 आ गया ना, 5, 14 और 23 तारीख को, तभी मैंने आपकी शक्ल देख के यही डेट्स दी है। अच्छा। 5, 14 और 23 जिनका जन्म होता है, ऐसे लोगों को कहाँ प्रॉब्लम आती है? उनके अंदर स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन समय पे वो अपने आप को राइट टाइम पे एक्सप्रेस करने में हल्के से डामाडोल रह जाते हैं। बाद में सोचते हैं यार काश हम ये भी बोल जाते, अरे यार ये चीज हमारी रह गई, हम और बेहतर कर सकते थे। उस समय पे वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। या आप यूं समझ लीजिए कि वो अपने अंदर की चीजों को कभी कभी शब्दों में पिरोसने में थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। बिल्कुल सही। उनके अंदर पोटेंशियल बहुत हाई होती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? हाउ टू गेट फेम। इनको भी तो फेम चाहिए, इनके अंदर पोटेंशियल तो है। ग्रीन कलर की बॉटल, उन्होंने बॉटल्स बोली है, तो मैं वही कलर से आपको बता रहा हूं। ग्रीन कलर की कांच की बॉटल में 48 मिनट के लिए, यानी कि 2 घंटे, आप सुबह सूर्य की किरणों के समय इसको रख दीजिए। उसके बाद इसको अंदर लेके आइए, रूम टेम्परेचर पे करिए और इस जल को ग्रहण कर लीजिए। टेस्ट इसका डिफरेंट होगा, आपको वो आंसर मिल जाएगा जो आपने मेरे से पूछा था कि सूर्य इतनी दूर है तो वो क्या इफेक्ट डालते हैं। ये वाला जो जल है इसको पीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी कि यार अपना ही फिल्टर वाटर जो भी एक्वागार्ड अपने घर में लगा रखा है उसी का पानी और उस पानी के टेस्ट में डिफरेंस कैसे आ गया। तो एक्वागार्ड पे भी तो वही कर रहे हैं, वो अल्ट्रा वायलेट रेस से ही उसको वो कर रहे हैं ठीक पानी को। एक तो सबसे बड़ी हमारे यहाँ की सबसे बड़ी यही दुर्भाग्यता आती जा रही है कि हम ऐसी ऐसी चीज़ों पर आश्रित होते जा रहे हैं और हम अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। जबकि आप ये देखिए, अब तो फिर भी आप कह सकते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन अगर आप बहुत पुराने वक्त में चले जाएं तो लोग क्या करते थे, नदियों से या जो भी तालाब वगैरह होते थे वहाँ से जब जल लाते थे, कुएं का जल लाते थे, तो वो उसको कैसे प्योरीफाई करते थे? उबालते थे, उबाल के ठंडा करते थे, उसके अंदर फिटकरी डालते थे, तब उसको पीने के लायक मानते थे और उसको फिर पेय उस करते थे। आज की डेट में हम में से कोई भी ऐसे कोई कार्य कर ही नहीं रहा। सूर्य जब जब भी आपके जीवन के अंदर आपको परेशानियां देना चालू करेंगे, सूर्य जब जब भी आपके जीवन के अंदर आपके जीवन को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करना चालू करेंगे, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको हमेशा मिट्टी के ही बर्तन के अंदर पानी पीना चालू कर देना चाहिए। अच्छा, कितनी आसान और कितनी सरल चीज़ है, और हेल्दी भी है। और हेल्दी भी है, आप कर लीजिए। इसी प्रकार बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारे उनको लाइफ के अंदर चीज़ें चाहिए, जैसे कि सूर्य को पिता माना गया है, तो इसके अंदर ऐसा कहते हैं कि अगर हमें पुत्र चाहिए, पुत्र प्राप्ति करनी है हमें, तो हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए इस चीज़ के लिए? इसके लिए भी सूर्य वो है। देखिए, सूर्य पिता हैं तो नेचुरल बात है कि आपको कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद जब तक नहीं मिलेगा, और सूर्य को ही हम अपने पितरों के साथ भी जोड़ते हैं। अच्छा। तो पितरों का आशीर्वाद जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हमारे पास आगे वंश वृद्धि के लिए हमारे जितने भी रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। और पितृ हमारे साथ कैसे हमारे जीवन में कार्य करते हैं? पितृ शुक्र यानी कि शुक्राणु, यानी कि हमारे ब्लड में हमेशा रहते हैं। अच्छा, है ना? और वही चीज़ आगे जाकर वंश को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो पितृ का आशीर्वाद हमारे साथ कैसे रहता है? ब्लड के रूप में। तो यहाँ पर जब भी आपको पुत्र प्राप्ति की कामना हो तब आपको क्या करना चाहिए? वंश वृद्धि का कैसे होगी? पुत्र से। ठीक। तो हमारे पूर्वज जो हैं वो हमारे ब्लड में ही तो वास करते हैं, और उसी तरीके से आगे जाके उसी ब्लड से शुक्राणु से फिर आपका वंश वृद्धि होती है। तो जो वंश वृद्धि का कार्य है वो एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं पितरों के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। ठीक। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी भी रविवार से ये कार्य स्टार्ट किया जा सकता है। आपको शुद्ध अवस्था में लाल रंग के वस्त्र पहन के, और ज़्यादातर अगर हो सके तो ये जेंट्स ही करें तो ठीक रहेगा। आप लाल रंग के वस्त्र पहनकर लाल आसन पे बैठ जाइए और एक तांबे का पात्र या लोटा आप अपने सामने जल का रख लीजिए। उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अच्छा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और पाठ करने के पश्चात आपको इस जल को ढककर अपने मंदिर में रख देना है। सोमवार के दिन आपको पुनः यही क्रिया वापस से करनी है। मंगलवार को पुनः यही क्रिया आपको वापस से करनी है, और आपको मंगलवार के दिन ये क्रिया करने के बाद अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना, और ये जो लोटा है ना, इसको आपको ले जाके शिव जी के मंदिर में उनके ऊपर अभिषेक कर देना है। अच्छा मैम, ये जो जितने दिन है वो पानी सेम ही रखना है? पानी सेम ही रखना है। पानी सेम ही रखना है। अभिमंत्रित हो रहा है ना वो पानी,
बल मिल रहा है उसको। अभिमंत्रित किसी चीज को आप कैसे करते हो? एक सेकंड में हो जाती है वो अभिमंत्रित? नहीं। लोग स्टोन्स लाते हैं और कहते हैं कि हमने इसको बस ऐसे धूप बत्ती दिखाई, 108 माला कर दी और ये चार्ज हो गया। ऐसे चार्ज नहीं होती चीजें, टाइम लगता है। टाइम लगता है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है होने का। बहुत महत्व है इसका। जी बिल्कुल। जो इन्होंने बताया, अब मेरे सामने एक केस आया, नीलम स्टोन पहनना है, कुंडली के सबसे सूट करता है। जैसे उन्होंने बोला अभिमंत्रित, कच्चे दूध में धुलवा दिया नीलम। बताइए, मेरे को तो समझ में नहीं है कि मैं इसको बोलूं क्या। मतलब कच्चे दूध में वो कह रहे जी जब से नीलम पहना है मुझे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही, जबकि उसकी कुंडली में नीलम सूट करता है। अच्छा, तो ये जो इन्होंने बताया अभिमंत्रित, इसको लाइटली नहीं लेना है। हर स्टोन का सर क्या तरीका अलग होता है? बिल्कुल अलग होता है। और लोग क्या करते हैं, बस स्टोन्स को ऐसे ही अभिमंत्रित कराया और धूप बत्ती दिखाई और पहना दिया। नहीं, उसके पीछे आपको उस ग्रह का दान भी करना बहुत जरूरी है, प्रॉपरली एनर्जाइज और सब कुछ पूरा बिल्कुल। प्रोसेस आप किसी follow चीज करना है। को आप एक तरीके से समझिए तरुण, इस बात को ऐसे समझिए, आप किसी चीज को बल दे रहे हैं, आप किसी चीज के अंदर जान फूक रहे हैं, ठीक है? तो उस चीज में से निकली हुई ऊर्जाओं को चैनलाइज करना, जो बार बार हम आपको ये जो वर्ड यूज करते हैं ना कि ऊर्जाओं को चैनलाइज करना, यही करने के लिए तो इतने सालों की तपस्या करते हैं ऋषि मुनि। यही तो बेसिक चीज है जिसके ऊपर कार्य किया जाता है। तो जब आप किसी चीज के अंदर ऊर्जा जनरेट कर रहे हो तो उसको चैनलाइज करने के लिए आपको उसके नियमित पुण्य भी करने पड़ेंगे। तो आपको ऐसा नहीं है जैसे आपने बस पुखराज लिया और पहन लिया, मुझे तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है इस पुखराज के पहनने का। तो जब बात चल रही है स्टोन्स की, तो मैं आपको सूर्य का भी एक स्टोन होता है जिसे कहते हैं सूर्यकांत मणि। अच्छा, हाँ, ऐसा भी कोई स्टोन है? बिल्कुल, बहुत इफेक्टिव होता है भाई। एक तो रूबी है जो सब लोग पहन लेते हैं और पहना देते हैं, लेकिन ये जो सूर्यकांत मणि है ना, इसका बहुत 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 प्रभाव आता है जीवन पे। अच्छा। और इतना जबरदस्त रेमेडी है ये सूर्य की जो कोई सोच नहीं सकता। अब लोग क्या कहते हैं कि बस आप इसको पवित्र करिए, धो लीजिए और पहन लीजिए। नहीं, ये ऐसे काम नहीं करती। इसको आपको लाल रंग के कपड़े के ऊपर संडे के दिन रखना होगा और नियमित रूप से 11 दिन आपको हनुमान जी की आराधना करनी होगी। और 11 दिन के बाद आपको गुड़ का दान करना होगा और लाल कपड़े के अंदर रोली, चावल और लाल पुष्प डालकर आपको उसकी एक पोटली बनानी होगी और इस पोटली को अपने सिर के नीचे रखकर सोना होगा लगभग 41 डेज तक। उसके बाद आप इसको पहन सकते हो? उसके बाद आप इसको वापस से अभिमंत्रित करेंगे और आप इसको पहनेंगे, तब ये आपके लिए कार्य करेगा। आजकल तो सब बस पहना दो, इंस्टेंट चाहिए ना सब कुछ। लेकिन इंस्टेंट, हमारी जो चीज़ें हैं वो इंस्टेंट पे काम नहीं करती। उसको आपको प्रॉपर चीज़ों को एक समय लगाकर, अपनी ऊर्जा लगाकर आपको जागृत करना पड़ता है, तभी वो कार्य करती है। यही सूर्यकांत मणि को आप पानी के अंदर रोजाना सवेरे उठकर आप पानी के अंदर इस सूर्यकांत मणि को डाल दीजिए और लगभग 1.5 घंटे आप उस पानी के अंदर उस सूर्यकांत मणि को पड़े रहने दीजिए और उस पानी को पीना चालू कर लीजिए। तो उससे क्या इफेक्ट होगा मैम आपके, मतलब ब्लड रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। हार्ट प्रॉब्लम अगर किसी को आ रही है वो इससे सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको स्किन डिजीज हो रही है वो आपकी ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है। विटामिन डी की कमी है, आपके थॉट्स बहुत नेगेटिव जा रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन नहीं है, आप कमिटेड नहीं हो किसी चीज़ के लिए, सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा मैम, अभी आपने पुत्र प्राप्ति का तो एक बता दिया, अब मुझे एक जेनेरिक संतान प्राप्ति का भी सूर्य का कुछ वो बता दीजिए। संतान प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो होता है गोपाल संतान स्तोत्र का पाठ। अच्छा, ठीक है। गोपाल संतान स्तोत्र के पाठ को जब आप रविवार के दिन से आरंभ करके और ठीक 90 दिन तक आप उसको जाप करते हो या 90 दिन तक उसका पाठ करते हो और उसके बाद आप तांबे के पात्र के अंदर गुड़, साथ में केसर, लाल वस्त्र के ऊपर रखकर किसी ब्राह्मण को आप भेंट कर देते हो तो आपका ये पाठ सिद्ध हो जाता है और आपको संतान प्राप्ति होती है। ये उन लोगों के लिए बहुत काम करता है जिनकी कुंडली के अंदर वंश दोष लग जाता है, पितृदोष लगा होता है या कुल दोष लगा होता है, जिसकी वजह से उनकी आगे जनरेशन जो है वो बढ़ नहीं पा रही है।
मैं अभी बड़े देर से ये सोच रहा था बोलने के लिए कि हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस नहीं मानते लोग, उसको एक मिथ मान लेते हैं। पर जैसे जो अभी आपने बात बोली कि पितृ हमारे ब्लड में रहते हैं, और साइंस भी यही बोलता है कि भाई जीन्स के थ्रू आप अपने ट्रेड्स जो हमारे पूर्वजों के ट्रेड्स हैं वो आपको मिलते हैं। तरुण भाई जैसे उन्होंने बताया ना, तो ऐसे में ना कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि लोग गलत नहीं है अपनी जगह में यहाँ से सुनते हैं कि सर आपने स्टोन बताया सूर्य का और आप गुड़ ही दान करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम तो इसको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो हम गुड़ दान क्यों कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, अगर आज आप हमें बुलाते हैं और आप हमें अच्छा ट्रीट करना चाहते हैं, हमसे कुछ फेवर चाहते हैं, तो क्या आप हमें कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे ना। तो मैं क्या मानूं कि यार ये मेरे को खिला रहे हैं, इसका मतलब ये मुझे खरीद रहे हैं? ये एक शिष्टाचार है। जब आप गुड़ का दान करते हैं तब आप कहीं ना कहीं से एक बार के लिए कितने ऐसे लोगों को एक मिष्ठान दे रहे हैं, उस ग्रह को, जिसे कहते हैं ना कि भाई आप कभी परमात्मा के दर जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि यार प्रसाद लेके जा रहे हैं, परमात्मा आपके प्रसाद के भूखे हैं? आपकी भावनाएं हैं कि हम जा रहे हैं, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम परमात्मा के दर पे जा रहे हैं। तो ऐसे ही उन वस्त्रों को, उनके साथ जुड़ी हुई चीजों को, गुड़ सिर्फ आपके सूर्य को नहीं, आपके मंगल को भी मजबूत कर देते हैं। अच्छा। ये लोगों को नहीं पता है। इससे दोनों के दोनों ग्रह मजबूत होते हैं और उस स्टोन का असर आपको पहन के कहीं गुना ज्यादा मिलता है। और ये प्रक्रिया बहुत लुप्त है जो इन्होंने आपको बताई। 90% लोग स्टोन बताएंगे, अपना स्टोन बेचेंगे, काम खत्म। 90% क्या, 99.9% लोग रुद्राक्ष पहनाते हैं, लोग रुद्राक्ष पहनाते हैं, और लोग रुद्राक्ष को पहनाने से पहले और पहनाने के बाद की विधियां कोई नहीं बताता। पता भी नहीं होंगी मैम। मैं यही पूछने वाला था कि ये तो आप तो बता रहे हो ये सब चीज़ें, अब कोई बेचारा या कोई जिसको एक्चुअल में ये चीज़ें चाहिए। मैं आपकी एक छोटी सी बात जरूर काट रही हूँ यहाँ पे जी। वैसे तो ये है कि दो आदमियों के बीच में एक औरत बैठी है तो उसका बोलना लाजमी है। चलिए खैर, मैं एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ। लोग वास्तु क्लासेस चला रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी क्लासेस चला रहे हैं, टैरो क्लासेस चला रहे हैं, न्यूमरोलॉजी क्लासेस चला रहे हैं। मैं बस एक शब्द में इस चीज़ को यहाँ पर आप तक पहुँचा रही हूँ, हम क्लासेस नहीं, हम यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। गुरुकुल। जब आप किसी सब्जेक्ट को सीख रहे हो तो उसको पूरा सीखो। जैसे आपने बोला ना, वंश जनरली 2 टाइप के वंश ज्यादा होते हैं, वैसे 3 होते हैं, सूर्यवंशी, शुक्रवंशी, चंद्रवंशी। ठीक है जी, मतलब एक्चुअल में यही 3 में हम सब आएंगे। अब एक उदाहरण दे देता हूं, जो भी लोग शुक्रवंशी होते हैं ना, जनरली इनकी फैमिली में आपको जॉइंट्स पेन और नी पेन की प्रॉब्लम या लेग्स की प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी। तो अपने वंश को समझो, जो उन्होंने बोला कुल दोष। तो जब आप एक एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या किसी भी फील्ड में आ रहे हो तो उसके पूरे रूट तक जाओ। एटलीस्ट मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप इसको अपना प्रोफेशन भी बनाना चाहते हो, यू वांट टू अर्न मनी, तो जस्टिफाई करो उसे। अगर आप उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, स्टोन बेच दिया, स्टोन पहन लिया, लेकिन उसको बताया नहीं कि इसके साथ आपको इतने दिन ये प्रोडक्ट का दान करना है, ये आइटम का दान करना है, आपको खुद में रूटीन ऐसे फॉलो करना है, फिर हम कहते हैं स्टोन्स, अरे यार इससे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। तो ये लिखा क्यों गया हमारे शास्त्र में? एक और बहुत बड़ी चीज़ बताती हूँ तरुण, जब हम किसी की कुंडली देखते हैं या जब हम किसी का वास्तु देख रहे हैं या हम जब उसके कर्मों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तरीके से अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो हम कहीं ना कहीं प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। लोग बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है ये बहुत कम समय में पैसे कमाने का बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे ब्लेस्ड लोग हैं हम लोगों की तरह जो ये कहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं लेकिन हम बहुत खुश हैं। वरना आप उनकी लाइफ जाकर देखिए, उनके बच्चों की लाइफ जाकर देखिए, आप उनकी और चीज़ों को जाकर देखिए, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, घर परिवार, उनकी सब चीज़ें बिगड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेसिकली यही नहीं पता। वो सिखा तो रहे हैं एस्ट्रोलॉजी करना, और बच्चे एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, जैसे अब मैंने बताया कि 12 घर के ये सूर्य हैं, अब क्या करें, ला बेटा तेरी भी कुंडली दे दे, मैं तेरी भी देखूंगा, तेरे कौन से घर में सूर्य। नहीं नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हो, आप किसी से छेड़खानी कर रहे हो। और किससे? एक बहुत बड़ी ऊर्जा से, एक यूनिवर्स की एक ऐसी शक्ति से आप छेड़खानी कर रहे हो जो स्वयं शिव की पत्नी यानी कि प्रकृति कहलाई हैं, जो पुरुष के साथ बंधी हैं, जिनके बिना हम है ही नहीं, हमारी उत्पत्ति वही है।
आप उनसे छेड़खानी कर रहे हो। तो इतनी बड़ी असीम शक्ति के साथ छेड़खानी करके आप कभी भी अपने आप को सही नहीं रख पाओगे। ये कहाँ सिखाया जा रहा है, ये कौन सा क्लास में सिखाया जा रहा अपने है आप को कि प्रोटेक्ट कैसे आपको उन चीजों से खुद को भी प्रोटेक्ट करना है। आप कौन से बच्चों को सिखा रहे हैं ये बात को? टेबल कुर्सी पे बैठ के आप गुरुकुल चला रहे हैं या क्लासेस दे रहे हैं ऑनलाइन? बेड पे बैठ के बच्चे आपसे सीख रहे हैं, कुर्सी पे बैठ के बच्चे आपसे सीख रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ज्योतिष को सीखने का ये सबसे गलत तरीका है जो आप सीख रहे हो। ज्योतिष इस प्रकार सीखी ही नहीं जाती। आप पैंट पहन के, जीन्स पहनकर आप ज्योतिष सीखने जा रहे हो? नहीं, हो ही नहीं सकता। आपने उससे पहले की क्रियाएं कराई? नहीं, आपने नहीं कराई। आप उस बच्चे के अंदर सिर्फ एक थ्योरी तो डाल दोगे, बाकी चीजें कहाँ से लाओगे? मेरे पास अगर कोई आया है, अभय के पास कोई आया, हम अगर उसको कोई रेमेडी दे रहे हैं तो उस रेमेडी को बताने वाले का बल इतना बड़ा होना चाहिए कि वो जिसके पास जा रही है वो तुरंत वहां जाकर तथास्तु लग जाए, उसे सिद्ध हो जाए अपने आप में वो चीज। तो उस गुरु के अंदर उतना बल, आप एक गुरु नहीं बना रहे हो, आप एक टीचर बना रहे हो। दोनों में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अभी तरुण भाई, जैसे आप, जब हम पहले भी बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, तो मैं कोई कुंडली नहीं देख रहा था, कोई प्रेडिक्शन नहीं, क्योंकि ये मेरा स्थान नहीं है जहां देख के मैं करता हूं, तो मैं नहीं करता। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं इन चीजों की। आपको प्रॉपर वे जब तक फॉलो नहीं होगा, बिल्कुल सही, थ्योरी नहीं है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी सरस्वती नहीं है, बृहस्पति है। ये रट के नहीं आ सकती। सरस्वती होती है जो आप पढ़ते हो, जो आपने स्कूल कॉलेज MBA किया, दैट्स मर्करी। ये बृहस्पति है, बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलने वाला, जितनी भी किताबें पढ़ लो आप। तो मैम ये भी बता दो, अब ये हम लोगों ने इतना कर तो लिया, अब ये बेचारे ज्ञान यहाँ पे मिलेगा कहाँ उनको? एंड ये बता ज्ञान तो सब जगह मिल रहा है, असली ज्ञान हर जगह मिल रहा है, लेकिन उस ज्ञान से ऊपर अगर किसी को कुछ चाहिए तो हम हैं। आपने समझ तो लिया कि 9 ग्रह क्या है, आपने बेसिक समझ लिया एस्ट्रोलॉजी क्या है, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी आपके लिए भी फलदायक हो और आप जिसको सिखा रहे हैं उसके लिए भी। ये गुरु शिष्य परंपरा कहाँ गई? वो तो अब है ही नहीं ना मैम। कितने हम अगर अपने यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स को हम अपने गुरुकुल में एडमिशन देते हैं, जो आते हैं हमारे यहाँ, हम उनको बेसिकली सबसे पहले गुरु उनके बनते हैं तो हम उनके हाथ में एक सूत्र बांधते हैं। अच्छा। हम उनका तिलक करते हैं, हम उनकी एक पूजा कराते हैं। ये गुरु शिष्य कहाँ है? प्रॉपर जो वैदिक तरीका है गुरु शिष्य, तरीका तो वही है ना, उसका तरीका तो वही है। मुझे वास्तुशास्त्री बनाना है, मुझे कोई आर्किटेक्ट नहीं बनाना। मुझे किसी को दीवारों से ये चीज़ मिल जाएगी, ये इस चीज़ से ये बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट खराब होगा तो आपको कैंसर हो जाएगा, नहीं। मुझे तो उस व्यक्ति को ये सिखाना है कि यहाँ की पूरी एनर्जी नेगेटिव है बेटा, लेकिन तू खड़ा हो गया वहाँ जाकर या तुम्हारा एक पैर पड़ गया वहाँ पर, तो वो जगह की सारी ऊर्जा बाहर भाग जानी चाहिए। ये आपके अंदर बल होना चाहिए। वो चीज़ कहाँ से आएगी? वो थ्योरी से कभी नहीं आएगी। उसके लिए आपको सज होना पड़ेगा, उस चीज में ढलने के लिए आपको वो समर्पण देना पड़ेगा। दारू आप पी रहे हो, नॉनवेज आप खा रहे हो, पब में आप जा रहे हो, 4 लड़कियों के साथ आप सो रहे हो, उसके बाद में शाम को सर 1 घंटे की क्लास आज करेंगे क्या? आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो। करेक्ट, पहले अपनी लाइफ बेटर करो ना। मैं तो लेती ही नहीं थी, मैं तो स्टूडेंट्स लेती ही नहीं थी। ये तो अभय हैं जिन्होंने मुझे जबरदस्ती बोला कि नहीं आप करो 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 करो, तो मैंने कहा ठीक है, अब आप इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं लूंगी, लेकिन अपनी शर्तों पर। पहले लाइफ खुद की बेटर होगी ना जी, तब तो वो किसी और की करेंगे। पैसे लेने शुरू कर दे, खुद की लाइफ रुइंड है पूरी। सर एस्ट्रोलॉजी तो साइंस ही वो है कि लाइफ बेटर करना पहले है। खुद के लिए। मैंने जैसे आपको बताया ना, मैं तो आया इसलिए था, मैं तो अगेंस्ट दी टॉपिक के लिए आया था इस फील्ड में, ढूंढने के लिए कि कैसे काटा जाए। हाँ, मैं ऐसा बोलूंगा और ऐसा मार्केट फैलाऊंगा कि ये सब मिथ है, और मैं आज आपके सामने हूँ क्योंकि एक्चुअल में इट इज एन ओशन। और मैं हमेशा बोलता हूँ सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, और अपनी लाइफ को बेहतर करते रहो। आपने तो करा है यशी के साथ, और यशी इनकी शिष्या हैं। अच्छा। हाँ, तो आप एक चीज़ समझिए, मतलब वास्तु यशी ने अभय से ही सीखा। हाँ जी। और आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि 14 साल की उम्र से अगर मैंने किसी बच्चे को सिखा सिखा के आज 4 साल बाद ऐसा बना दिया है कि वो सबके सामने आ रही है। अभय जब भी मुझसे बात करते थे यशी के लिए, मैंने आज तक कभी अभय से ही नहीं पूछा कि यशी कैसी है,
कभी नहीं। ठीक है, एक बार ऐसे ही कोई बात चली तो अभय ने मुझे बोला कि ये मेरा विराट कोहली है। अच्छा। पता लग जाता ना, आप कुंडली देखते हो, आप उसकी डेडिकेशन देखते हो, वो बच्चा समझने के तैयार था, तभी तो आज वो इस मुकाम पे है। जी बिल्कुल। तो अगर हम कोई बच्चा अपने आप को हमें सौंप रहा है, और मेरे लिए वो सबसे पहला कौन था, मेरी अपनी संतान, क्योंकि मैं उसे ही कंट्रोल में ला सकती थी। और किसी दूसरे के बच्चे को कहूंगी एक पैर पे 2 घंटे धूप में खड़ा रहे, तो वो नहीं खड़ा रहेगा, वो कहेगा ये तो मेरे बच्चे के साथ पता नहीं क्या कर रहा है। उल्टा केस और करने लग गए हैं लोग आजकल कि ये तो सिखाने के नाम पर पता नहीं क्या अत्याचार कर रहे हैं। एक थप्पड़ मार दो तो टीचर को ही ले जाके पुलिस स्टेशन में बैठा दिया जाता है। लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ कुछ भी करूं, मेरा बच्चा मेरे को जाके कहीं केस नहीं करने वाला। तो मैंने सबसे पहले, जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी, तो मैंने अभय को यही बोला था, मैं सबसे पहली चीज़ अपनी ही बेटी के ऊपर करने वाली हूँ। अगर मैं करके निकल गई तो इसका मतलब मैं बहुत अच्छी शिक्षक हूँ, मैं सिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे सिखाया। और कैसे सिखाया, एक मंत्र दिया और एक पेड़ के आगे खड़ा कर दिया और बोला कि जब तक ये मंत्र तू 1 लाख बार इस पेड़ को नहीं सुना लेगी, तब तक तू आगे ये चीज नहीं कर पाएगी, है ना। और आप झूठ नहीं बोल सकते कि आपने नहीं सुनाया। क्यों? क्योंकि वो ये कहते थे इस पेड़ के अंदर एक मेरा ऐसा पक्षी बैठा है जो मुझे आके बता रहा है कि तूने कितना सही बोला, कितना गलत बोला। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट किसके साथ करा सकते थे? मेरे साथ। क्यों? क्योंकि उनका आदर, उनकी बात मेरे लिए सर्वोपरि थी। तो जब मेरी बेटी की बात आई तो उसके लिए मेरी बात सर्वोपरि। एक पैर पे खड़े रहकर अगर मैंने उसको कहा गंगा जी के अंदर एक पैर पे खड़ी हो जा यशी, और इतने जाप मुझे चाहिए, चाहे तेरे को ठंड लगे, चाहे तेरे को बुखार आए, तो वो हिलेगी नहीं वहां से। इसका मतलब क्या किया? उसके सूर्य को और ज्यादा बलि किया, कर्म किया ना। एक गुरु कैसे अपने शिष्य को बनाने का कार्य करता है। जैसे मैंने आपको चाणक्य की बात बताई, कैसे बनाया उन्होंने, उसको सिखा के मैम, सिखा के। आपको मैं एक बहुत छोटी सी कहानी जल्दी से पूरी कर देती हूँ। भीष्म पितामह हुए। भीष्म पितामह को आप किस चीज के लिए मानते हैं? इतिहास में उनका नाम किस चीज के लिए लिया जाता है? प्रतिज्ञा के लिए उनकी, कि उन्होंने एक बार वो प्रतिज्ञा करी थी, जो बोल दिया मुंह से वो वापस पलटेंगे नहीं कभी। मतलब कमिटमेंट, है ना। और आपको पता है वो किसके शिष्य थे? परशुराम जी के। परशुराम जी के। और कितने परम शिष्य थे परशुराम जी के। मतलब वो सौगंध खा लेते थे उनकी कि भीष्म ने अगर ये काम किया है तो ये कार्य गलत हो नहीं सकता। जब उनका युद्ध हुआ था अपने ही गुरु से, तो उनके गुरु ने उनको बार बार कहा कि गुरु आज्ञा दे रहे हैं तुम्हें, युद्ध करो। वो कहते मैं गुरु से युद्ध नहीं कर सकता, मैं आज्ञा दे रहा हूं, गुरु की आज्ञा तोड़ोगे? क्यों? क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता था कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई मेरे साथ युद्ध कर सकता है तो वो कौन है? मेरा अपना शिष्य, जिसको मैंने सिखाया है। एक गुरु का बल, एक गुरु का बल, ये ताकत होती है गुरु की, कि वो जानता है, वो अपनी एक शिष्य तो 0 आता है उसके सामने, और वो अपना सब कुछ, सर्वस्व, इतने सालों की तपस्या, बल, अपनी शिक्षा, अपना ज्ञान, अपना सब कुछ निकाल कर उसको दे देता है और कहता है बेटा अब तू मुझसे भी ज्यादा। एक गुरु ही है इस दुनिया के अंदर पिता के बाद जो आपको बढ़ता हुआ देखकर आपसे जेलेसी कभी नहीं करेगा, और जो जेलेसी करेंगे वो गुरु ही नहीं। इंसान के जीवन में ना असली गुरु, अच्छा गुरु तभी प्राप्त हो सकता है जब वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ चीज़ों को जो सूर्य से रिलेटेड है या जिनके अंदर सूर्य तत्व होते हैं वो अगर लाएंगे तो उनको अच्छे गुरु ज़रूर प्राप्त होंगे। लोग बोलते हैं हम आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, हम सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, हम सरकारी नौकरी में जाने के लिए कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं, बट उनको अच्छे गुरु नहीं मिल पाते जो उनको सही तरीके से पढ़ाए और वो उस जगह पर जा पाए। तो उसके लिए आपको सूर्य से रिलेटेड चीज़ों को अपने जीवन में लाना पड़ेगा और उनके तत्वों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिनचर्या में उपयोग करना पड़ेगा। तो हम लोग को काफ़ी देर हो गई बात करते हुए, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया सूर्य के ऊपर बात करते हुए। तो भाई लोग, सूर्य के बारे में आई थिंक जितनी नॉलेज आज आप लोगों को मिली होगी सूर्य ग्रह के बारे में और वो आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स डालता है उसके बारे में, तो इससे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, आपको मुझे लगता है बहुत लाभ मिलेगा। और इसी को फॉलो करते हुए हम लोग पूरे जितने हमारे ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों के ऊपर, 12 ग्रहों के ऊपर, बल्कि हम और 2-3 जो अब एक्स्ट्रा करेंगे आपके लिए, उनके ऊपर, पूरे ग्रहों के ऊपर हम लोग एक सीरीज़ लाने वाले हैं। अभी सूर्य का आएगा, इसके बाद जो और ग्रह हैं उनके ऊपर भी हम लोग करेंगे मैम के साथ, अभय जी के साथ। तो वेट करते रहिए और देखते रहिए।
और मैम की डिटेल्स, अभय जी की डिटेल्स, और मैं इंस्टीट्यूट की भी डिटेल्स, जो लोग मेरे से पूछते रहते हैं भाई कोर्स कब शुरू हो रहा है, कोर्स कब शुरू हो रहा है, वो मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग देखते रहो तरुण शर्मा शो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो भाई, बहुत मेहनत लगती है। इतनी देर से हम लोग बैठे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, सब लोग, बहुत लोग एक साथ काम करते हैं, तो एक बहुत अच्छा एपिसोड बन के सामने आता है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए तरुण शर्मा शो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।